होम टैब के अंदर हमें एक ऑप्शन था, यहाँ पे पैराग्राफ जो सेटिंग है, तो पैराग्राफ का जो मीनिंग मैंने बताया था, व्हेन वी प्रेस एंटर की फ्रॉम आवर कीबोर्ड देन न्यू पैराग्राफ इज क्रिएटेड। जब भी हम कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो एक नया पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा। तो जब भी हम एंटर की प्रेस करते हैं तो लाइन चेंज नहीं होती, एक नया पैराग्राफ क्रिएट होता है। तो ये है पैराग्राफ का मीनिंग। दूसरा पॉइंट ये होता है कि बाय डिफॉल्ट जो पैराग्राफ होता है 2 लाइन की स्पेस होती है 2 पैराग्राफ्स के बीच में। जो 2 पैराग्राफ्स होते हैं उनके बीच में बाय डिफॉल्ट कितने लाइन की स्पेस होती है? 2 लाइन्स की। इसको आप बढ़ा भी सकते हो। अब इसके अंदर देयर आर सम पैराग्राफ सेटिंग, यहां पे कुछ इसकी पैराग्राफ की सेटिंग्स है। सेटिंग में हमने पहला क्या पढ़ा था? अलाइनमेंट। तो पहली सेटिंग थी हमारे पास अलाइनमेंट की। तो अलाइनमेंट के अंदर कितने ऑप्शंस थे हमारे पास? अलाइनमेंट के अंदर था हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर और जस्टिफाई। ये हमारे पास 4 अलाइनमेंट के ऑप्शन होते हैं। लेफ्ट लेंगे तो सारी चीजें लेफ्ट से अलाइन हो जाएंगी, राइट लेंगे तो राइट से अलाइन हो जाएंगी, सेंटर करेंगे तो सेंटर से, और जस्टिफाई करेंगे तो लेफ्ट से भी अलाइन हो जाएंगी, राइट से भी अलाइन हो जाएंगी। इसके अलावा मैंने एक और बताया था सुपर जस्टिफाई। ये क्या करेगा? पूरी तरह से जस्टिफाई कर देगा आपके पैराग्राफ को। तो इसका शॉर्टकट वगैरह आते हैं, तो शॉर्टकट क्या होता है इसका? कंट्रोल L। राइट का होता है कंट्रोल R। सेंटर का होता है कंट्रोल E, और जस्टिफाई का होगा कंट्रोल J, और सुपर जस्टिफाई का होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J। ये सुपर जस्टिफाई का होता है। तो ये पांचवा वाला दिखाई नहीं देता, बट इसका शॉर्टकट अवेलेबल है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। दूसरी सेटिंग इसके अंदर होती है इंडेंट पोजीशन में हम क्या कर सकते हैं? लेफ्ट और राइट मार्जिन पैराग्राफ की जो होती है, लेफ्ट और राइट मार्जिन जो पैराग्राफ की होती है उसको सेट कर सकते हैं। दूसरे हमारे पास होता है स्पेसिंग। पैराग्राफ की अगली सेटिंग जो होती है हमारे पास, उसको क्या कहा जाता है? स्पेसिंग। ये क्या करता है? इंडेंट पोजीशन मतलब जो पैराग्राफ का लेफ्ट और राइट है, लेफ्ट से कितना अंदर होगा मार्जिन से, और राइट से कितना अंदर होगा मार्जिन से। तो पैराग्राफ लेफ्ट और राइट मार्जिन से कितना अंदर होगा और कितना बाहर होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड से, वो हम किससे कर सकते हैं? इंडेंट पोजीशन से। और स्पेसिंग से क्या कर सकते हैं? 2 पैराग्राफ की दूरी, मतलब पहले पैराग्राफ से जो सेलेक्टेड पैराग्राफ है उसकी डिस्टेंस क्या होगी, और उसके बाद वाले पैराग्राफ से उसकी डिस्टेंस क्या होगी। ये दोनों चीजें हम यहां से कर सकते हैं। तो अगली चीज क्या आती है? स्पेसिंग। तो अगली जो सेटिंग थी वो स्पेसिंग थी। तो स्पेसिंग में होता है 2 चीजें। स्पेसिंग के अंदर होता है बिफोर और आफ्टर। तो ये 2 सेटिंग यहां पर होती हैं। बिफोर मतलब फर्स्ट पैराग्राफ से कितनी डिस्टेंस होगी, और आफ्टर मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ से कितनी डिस्टेंस होगी। ये बिफोर और आफ्टर आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर, इसके अलावा स्पेसिंग के अंदर एक और ऑप्शन होता है जिसे कहते हैं हम लाइन स्पेसिंग। मतलब हम पैराग्राफ जो बना हुआ है उसमें कितनी लाइन का स्पेस होगा उसको भी सेट कर सकते हैं। किस ऑप्शन के कारण? लाइन स्पेसिंग के कारण। तो इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है लाइन स्पेसिंग। मतलब पैराग्राफ में जो कंटेंट लिखे हुए हैं, जो लाइनें लिखी हैं, उनके बीच में कितना स्पेस होगा वो आप कर सकते हैं यहाँ से सेट। और यहाँ पे इंडेंट पोजीशन के अंदर एक और होता है जिसे स्पेसिंग ही बोलते हैं, बट इसके अंदर ये स्पेशल बोलते हैं, जिसे स्पेशल बोलते हैं। इसके अंदर होता है फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। ठीक है, स्पेशल होता है फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। इसके अंदर होता है एक स्पेशल नाम का ऑप्शन जिसके अंदर होते हैं फर्स्ट लाइन
और हैंगिंग, ये दो ऑप्शन होते हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो स्पेशल के अंदर फर्स्ट लाइन और हैंगिंग के दो ऑप्शन होते हैं, तो आपको जो पसंद आए। आपको पता है कि अगर मैं पैराग्राफ सेटिंग के अंदर एक बात देख लो, फिर लिखूं समझाऊंगा तो और समझ में आएगा। लेफ्ट राइट अलाइनमेंट तो समझाने की चीज नहीं है। इंडेंट पोजीशन से हम लेफ्ट और राइट से कोई भी सिलेक्टेड पैराग्राफ है, जैसे मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया, ये लेफ्ट और राइट से कितना अंदर होगा कितना बाहर होगा उसको मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। यहाँ प्रीव्यू देख सकते हो, तो इस तरीके से इतना अंदर इतना बाहर। और फर्स्ट लाइन से क्या होता है कि हमारी जो फर्स्ट लाइन होती है उसके नीचे सारे कंटेंट चले जाते हैं। तो फर्स्ट लाइन थोड़ा इंडियन स्टाइल में आती है, हम पैराग्राफ को थोड़ा छोड़ के लिखते हैं, लेफ्ट अलाइन करके नहीं लिखते। उसकी फर्स्ट लाइन जो होती है हमेशा थोड़े आगे होती है। अब इतना स्पेस आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसे यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आगे और कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे हैंगिंग होता है। हैंगिंग का मतलब जस्ट फर्स्ट लाइन का उल्टा, पहली लाइन आगे आ जाएगी और उसके नीचे की जितनी भी लाइनें हैं वो नीचे हैंग हो जाएंगी। और इसकी भी सेटिंग को आप आगे पीछे कर सकते हो कि कितने स्पेसिंग, मार्जिन से कितने स्पेसिंग में ये हैंग हो। उसके अलावा कितनी लाइन का स्पेस चाहिए, पैराग्राफ में जो कंटेंट है उनके बीच में कितनी लाइन का स्पेस चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हो लाइन स्पेसिंग के द्वारा। तो पैराग्राफ के अंदर हम इतनी सेटिंग्स कर सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर हम इतनी टाइप की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया हमारा पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के अंदर यहाँ पैराग्राफ जो ब्लॉक है हमारा, ये ब्लॉक, इसके अंदर ये जो पैराग्राफ की सेटिंग थी तो अलाइनमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं, ये लाइन स्पेसिंग कहलाता है। तो लाइन स्पेसिंग भी यहाँ पर है। आफ्टर और बिफोर स्पेसिंग ऑफ पैराग्राफ आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ऊपर से। अब यहाँ पे इस वाले पोर्शन की बात करते हैं कि पैराग्राफ के अंदर दो चीजें होती हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग। ठीक है, तो ये बॉर्डर और शेडिंग यहाँ से आप डायरेक्ट दोनों चीजें ले सकते हो, 1 2 3। ठीक, तो इसको ये जो ऑप्शन है बॉर्डर एंड शेडिंग, तो शेडिंग का ऑप्शन यहाँ पर भी है। तो मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा तो एक्चुअल में ये कवर हो जाएगा, है ना। तो हम अंदर जाके देखेंगे कि क्या है। तो अगला जो ऑप्शन हम पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर, उसका नाम है बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर एंड शेडिंग, पहली चीज समझो, बॉर्डर हम दो चीजों पे लगा सकते हैं। वी कैन अप्लाई बॉर्डर, we can apply border, sorry, we can apply border from on page और पैराग्राफ। अब पेज पर और पैराग्राफ पर ही क्या कर सकते हैं, बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, बॉर्डर केवल दो चीजों पे लगती है, या तो पेज पे लगेगी या तो पैराग्राफ पे लगेगी। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन दिए गए, तो अगर आपको एक पे भी बॉर्डर लगाना आ गई तो आप दोनों पे उसे यूज कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, पहले इसको प्रैक्टिकल वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, ये बॉर्डर और शेडिंग का ऑप्शन है। यहाँ से भी आप बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं, बट आपको यहाँ पर जाना है बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर। यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे तीन टैब दिख रहे हैं, एक बॉर्डर्स, एक पेज बॉर्डर और एक शेडिंग। तो ये जो शुरू वाला ऑप्शन है ये पैराग्राफ के लिए होता है, सेकंड वाला ऑप्शन पेज के लिए होता है, और थर्ड वाला ऑप्शन शेडिंग पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए होता है, पेज का नहीं, पैराग्राफ का। तो शेडिंग जो ऑप्शन होता है ये पैराग्राफ के लिए होता है। तो ये दोनों ऑप्शन पैराग्राफ के लिए और एक पेज के लिए है। तो इसका भी शेडिंग का क्या यूज है भी मैं बताता हूँ, अभी बॉर्डर समझते हैं। तो ये पैराग्राफ की बॉर्डर, ये पेज की बॉर्डर। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो पैराग्राफ सेलेक्ट करिए जिसपे आपको बॉर्डर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको वो पैराग्राफ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया, यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग पे गया, तो हम पैराग्राफ बॉर्डर की बात कर रहे हैं। नन मतलब कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। अगर मुझे बॉक्स टाइप की बॉर्डर चाहिए, चारों तरफ एक बॉक्स टाइप की बॉर्डर, यहाँ प्रीव्यू देखिए तो यहाँ पे एक बॉक्स टाइप की बॉर्डर आ जाएगी आपके पास। आपको थोड़ी शेडो वाली बॉर्डर चाहिए तो आप शेडो वाली बॉर्डर लें, तो यहाँ पे थोड़ा 3D इफेक्ट टाइप का दिखेगा शेडो वाली बॉर्डर। इससे 3D में क्या होगा, थोड़ा इम्बॉस होके दिखेंगी चीजें, मतलब उभरी हुई दिखेंगी, है ना। तो आप इसे अप्लाई करके देखिएगा। मैं इनमें से कोई भी यूज नहीं करता, मैं कस्टम यूज करता हूँ। कस्टम से क्या होता है, हम अपने अकॉर्डिंग बॉर्डर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ से कस्टम लिया। अब यहाँ से मैं लाइन चुनूंगा कि मुझे बॉर्डर में कौन सी लाइन देनी है। जैसे मुझे ये वाली देनी है, इस लाइन का कलर क्या देना है, मैंने कहा रेड कलर देना है। इस लाइन की विड्थ कितनी देनी है, मैंने कहा इतनी विड्थ देनी है।
इसको कहाँ अप्लाई करना है, इस साइड। चलिए दूसरा, अब कौन सी बॉर्डर देनी है, ये वाली देनी है, इस टाइप की। इस किस कलर की देनी है, ब्लू कलर की। कितनी विड्थ होगी, इतनी विड्थ होगी, इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। इसके अलावा मुझे कौन सी बॉर्डर देनी है, ये वाली। किस कलर में देनी है, लाइक मुझे ये वाला कलर चाहिए। इसकी विड्थ कितनी देनी है, ये। और इसको कहाँ सेट करना है, यहाँ पर और यहाँ पर। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मतलब आप चारों तरफ की बॉर्डर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, कौन सा कलर, कौन सा साइज, कौन सी पैटर्न, है ना। तो आप तीनों को कस्टम से कर सकते हैं। और इसको करने के बाद देखिए यहाँ पैराग्राफ लिखा हुआ है, और मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ पर एक बॉर्डर अप्लाई हो गई। जो सेलेक्टेड पैराग्राफ था, पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं होगा तो बॉर्डर अप्लाई नहीं होगी। तो आपको पैराग्राफ पे बॉर्डर अप्लाई करना है तो पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने अपने अकॉर्डिंग इस पैराग्राफ पे बॉर्डर को सेट कर लिया, ठीक है। तो ये हो गई पैराग्राफ की बात। अब अगर मुझे पेज की बॉर्डर सेट करनी है तो सारे ऑप्शन वही के वही हैं जो बॉर्ड इसमें थे पैराग्राफ के अंदर। बस यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट होता है और यहाँ पे पैराग्राफ होता है, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे भी आप नन, मतलब अगर बॉर्डर नहीं देना चाहते तो कुछ ना दें, मतलब बॉर्डर हटाना है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। बाकी ये बॉक्स, शेडो, 3D सेम काम करते हैं। तो कस्टम बॉर्डर से मान के चलिए मैंने ये बॉर्डर ले ली, इसका कलर ले लिया लाइक ये ब्लू वाला, थोड़ी सी इसकी विड्थ ले ली इतनी, और इसको जहां पे भी अप्लाई करना है आपने करके और इसको ओके कर देना है। तो देखिए पैराग्राफ की बॉर्डर सेट हो गई, और सॉरी पेज की बॉर्डर सेट हो गई। तो इससे हम पेज की बॉर्डर सेट करते हैं। और पेज की बॉर्डर लगाते समय कोई भी कंटेंट सेलेक्ट करें ना करें कोई मतलब नहीं है, पर पैराग्राफ पे अगर बॉर्डर लगानी है तो उसका सिलेक्शन होना जरूरी है, तभी पैराग्राफ पे बॉर्डर अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसके अलावा तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ पर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेज पर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें और इसमें एक डिफरेंस होता है, यहाँ पे आर्ट नाम का, पेज बॉर्डर में ये आर्ट नाम का एक ऑप्शन होता है। इस आर्ट में बहुत सारे आपके पास सिंबल्स टाइप के या थोड़े ग्राफिक्स टाइप के यहाँ पर कुछ होते हैं, उसमें से आप कोई भी एक ले लें और इसको ओके कर दें तो उस तरह की बॉर्डर आपकी अप्लाई हो जाएगी। कुछ आर्ट ग्राफिक्स है यहाँ पर जो आप पेज पर अप्लाई कर सकते हैं, जबकि पैराग्राफ पे ये काम नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखिएगा, बस एक ही अंतर है इसके अंदर, बस ये आर्ट वाले ऑप्शन, यहाँ पे एक आर्ट ऑप्शन होता है जबकि यहाँ पर नहीं होता। तो आप पेज पर आप ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप पैराग्राफ की बॉर्डर दे सकते हैं, पेज की बॉर्डर दे सकते हैं। और जो शेडिंग है, शेडिंग का मतलब होता है पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर। तो अगर आपको किसी भी पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर सेट करना है, जैसे मुझे इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर सेट करना है, इसे लूंगा, यहां जाऊंगा, शेडिंग पे जाऊंगा, कोई भी कलर ले लीजिए, लाइक मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर सेट हो गया, ये पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर सेट हो गया। अब ये देखो कई लोगों को क्या कंफ्यूजन होता है, सर ये हाईलाइट वाले में और ये शेडो वाले में। तो देखो जब हाईलाइट का मीनिंग क्या होता है, मैंने इसे लिया और इसे हाईलाइट कर दिया, सॉरी कलर ले लिया और इसको हाईलाइट कर दिया, जैसे ये हाईलाइट कर दिया, ये हाईलाइट कर दिया। तो हाईलाइट में ये अंतर होता है कि जैसे देखो हाईलाइट करता हूँ तो दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस रहता है ना, तो इसे शेडिंग नहीं बोलते। शेडिंग में देखो कहीं पे भी स्पेस नहीं है, चारों तरफ की बॉर्डर है। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ की शेडिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 काम होते हैं। पहला काम होता है वी कैन अप्लाई पैराग्राफ बॉर्डर, दूसरा होता है पेज बॉर्डर, और थर्ड होता है शेडिंग। शेडिंग का मतलब होता है पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर। पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर हम इसके थ्रू, शेडिंग के थ्रू कर सकते हैं। पेज का कलर नहीं, पेज के लिए अलग ऑप्शन है, मैं आगे चल के बताऊंगा पेज का बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है। तो जो शेडिंग होता है ये पैराग्राफ का बैकग्राउंड करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर इतने ऑप्शन होते हैं। अब ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पर ऑलरेडी पहले से निकले हुए हैं, जो आप अंदर से सेटिंग करते हैं यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीजें हैं, तो आप इनका भी यूज करके बॉर्डर पे अप्लाई कर सकते हैं शेडिंग। जैसे मैं कुछ पहले जैसा कर दूं, इसको कंट्रोल जेड से मैंने यहाँ पे लिया, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, मैं इसके नीचे केवल एक ही बॉर्डर चाहता हूँ, या ऊपर एक बॉर्डर चाहता हूँ, या लेफ्ट में या राइट में एक बॉर्डर चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, या चारों तरफ बॉर्डर चाहता हूँ, और या बॉर्डर चाहता ही नहीं, तो उस हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले से कुछ स्टाइल्स निकले हुए हैं, आप किसी का भी यूज करके काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, रुकिए मैं बताता हूँ।
तो ये हो गया बॉर्डर और शेडिंग। तो यहाँ पे बॉर्डर और शेडिंग टॉपिक खत्म हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज इंट्रोड्यूस कर दूं, ये बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर नहीं है पर उसी से रिलेटेड है ना। मान के चलो एक मैं नया डॉक्यूमेंट बना लूं, बना रहा हूँ, विंडो आर, विनवर्ड, एंटर। बॉर्डर और शेडिंग से रिलेटेड है पर इसके अंदर का टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि आपके पास कोई पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है आपके पास, और आपको यहाँ पर एक रो इंसर्ट करनी है, मतलब इनको आपको सेपरेट करना है थ्रू हॉरिजॉन्टल रो। तो आप क्या करोगे, इंसर्ट पे जाओगे, शेप पे जाओगे, यहाँ पे ये रो वाला ऑप्शन उठाओगे और इसको यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करोगे, और यहाँ पे भी करना है तो सेम यही चीज करोगे, इसे कॉपी पेस्ट कर लोगे। ये तरीका आपको आता है। बट मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ जिससे आप डिफरेंट टाइप्स के लाइंस अपने वर्ड में इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मुझे सिंपल लाइन चाहिए तो मैं 3 बार डैश लिखूंगा और एंटर कर दूंगा तो सिंपल लाइन आ जाएगी। 3 बार इक्वल टू करूंगा और एंटर कर दूंगा तो डबल लाइन आ जाएगी। 3 बार हैश करूंगा और एंटर कर दूंगा तो ट्रिपल लाइन आ जाएगी। 3 बार करली, ये एस्केप के नीचे बटन होती है शिफ्ट के साथ, है ना, तो ये 3 करली लूंगा और एंटर कर दूंगा तो करली बॉर्डर आ जाएगी, करली लाइन आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं 3 स्टार लूंगा और एंटर करूंगा तो डॉटेड बॉर्डर आ जाएगी। तो यहाँ पे 4-5 तरीके हैं बॉर्डर को इंसर्ट करने के, तो आप शॉर्टकट भी इन चीजों को यूज कर सकते हैं। हाँ, अब आपको क्या लगेगा, अब लगाना तो बहुत आसान है, अब मैं बोलूं इसे हटा के बताओ, आप नहीं हटा पाओगे। कोशिश करना, आप इनमें से किसी को भी हटाने की कोशिश करना, आप नहीं हटा पाओगे, है ना, आपका पूरा कंटेंट डिलीट हो जाता है। जैसे देखो ये लास्ट वाली बॉर्डर थी, मैं इसको जैसे मैं इसके नीचे आया और मैं इस बॉर्डर को हटा, इस लाइन को हटाना चाह रहा हूँ तो ये लाइन हट नहीं रही। अब इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं हट रही? तो कभी भी ध्यान रखना कि जब भी हम शॉर्टकट मेथड से कोई भी लाइन इंसर्ट करते हैं, जैसे डैश डैश डैश, 3 बार माइनस और एंटर, तो यहाँ पर 3 बार माइनस और एंटर, तो यहाँ पर ये वाली लाइन इंसर्ट हो गई। 3 बार हैश तो ये ट्रिपल हो गई। तो ये लाइन नहीं होती, ये बॉर्डर्स कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? बॉर्डर। ध्यान रखना, ये लाइन नहीं है, बॉर्डर है। तो अगर आपको इसे हटाना है ना तो आपको बॉर्डर की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे आपको इसमें से ये वाली चीज हटानी है तो आपको इसे सेलेक्ट करना है, देन बॉर्डर पे जाना है और यहाँ पे नो बॉर्डर करना है, तब ये लाइन हटेगी, क्योंकि ये एक्चुअल में इस तरह की बॉर्डर है। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ गया और मैं एक बॉटम की एक बॉर्डर ले लूं, जैसे ये बॉटम बॉर्डर है, तो ये देखिए ये बॉर्डर जो लग रही है ना, ये चारों तरफ की लग गई। एक्चुअल में मुझे केवल नीचे वाली चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे लिया, एंटर किया, और मैं चाहता हूँ केवल एक बॉर्डर लग जाए, तो देखिए लाइन आ गई। तो एक्चुअल में ये बॉर्डर है ना कि लाइन है, तो इसलिए ये डिलीट होने में दिक्कत करेगी। इसको डिलीट करना है तो आपको बॉर्डर में जाके इसे नो बॉर्डर करना पड़ेगा, तब ये हटेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या सिखाया कि आप बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। तो बॉर्डर को लाइन मत मानिएगा, बॉर्डर इंसर्ट शॉर्टकट, शॉर्टकट्स। स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक होती है तो मैं नीचे टाइप कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, तो उसको गौर मत करिएगा, अपने हिसाब से देखते जाइएगा। शॉर्टकट्स, ठीक है। तो शॉर्टकट्स में सबसे पहला होता है हमारे पास 3 बार माइनस, दूसरा होता है हमारे पास 3 बार स्टार, तीसरा होता है हमारे पास 3 बार हैश, अगला होता है हमारे पास फोर्थ 3 बार करली, और फिफ्थ होता है हमारे पास डैश हो गया 3 बार इक्वल टू, 3 बार इक्वल टू। तो आपको पता है नाम से, इससे सिंगल बॉर्डर आ जाएगी, इससे सिंगल बॉर्डर आ जाएगी, इससे डॉटेड आ जाएगी, इससे 3 लाइन वाली, इससे करली, और इससे 2 लाइन वाली बॉर्डर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट यूज करके बॉर्डर दे सकते हो। दूसरी चीज मैं यहाँ पे एक और चीज बता दूं आपको, सिलेक्शन से रिलेटेड, है ना, जरूरत पड़ेगी क्योंकि अभी आगे चल के। तो जैसे मैंने कुछ भी पैराग्राफ लिखा है, तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है, तो आपको इस पर डबल क्लिक कर देना है तो ये वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, और ट्रिपल क्लिक कर दोगे तो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। बट मैं क्या करना चाहता हूँ, अभी जब मैं सिलेक्शन करता हूँ, आप गौर करिए, मैं नीचे वाली लाइन लेता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन कर रहा है, मतलब इधर की पूरी चीजें वो सेलेक्ट करता हुआ जा रहा है, जबकि मुझे नीचे करना है। अब मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मैं केवल इतने पोर्शन को ही क्या करना चाहता हूँ, सेलेक्ट करना चाहता हूँ। इतने पोर्शन को मैं जब नीचे ड्रैग करूं तो यहाँ पर ये पूरा, अगर मैं ड्रैग करूंगा तो देखो क्या होगा, जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा तो ये
पूरे को लाइन को ही ले लेता है यहाँ पर। अगर और नीचे करूंगा तो यहाँ पे सेकंड लाइन पे आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। इसको करूंगा तो नीचे आ जाएगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन हो रहा है। मुझे वर्टिकल सिलेक्शन करना है तो मैं अल्टर के साथ करूंगा। अल्टर की प्रेस करो और वर्टिकल सिलेक्शन जितना भी लेना उतना लो, और उसे आप फॉर्मेटिंग लगा के सेट वगैरह कर सकते हो। तो वर्टिकल सिलेक्शन के लिए प्रेस अल्टर की एंड सेलेक्ट। जैसे आप नॉर्मल सेलेक्ट करते हो वैसे ही करना है, बस अल्टर के साथ करना है। तो ये वर्टिकल सिलेक्शन होता है। तो यहां पर वर्टिकल सिलेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं अल्ट प्लस और माउस, जो हम जिस तरह से माउस यूज करते हैं, माउस है ना। तो माउस को जैसे ही हम यूज करते हैं सिलेक्शन के लिए वैसे यूज करना है, बस अल्ट की के साथ यूज करना है, तो वर्टिकल सिलेक्शन है। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब इसका आगे यूज होने वाला है, तो आप मुझसे पूछो तो मैंने पहले ही बता दिया कि भाई वर्टिकल सिलेक्शन कैसे करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया। तो पैराग्राफ में हमने बॉर्डर और शेडिंग को कवर कर लिया। तो बॉर्डर और शेडिंग के अंदर हम पैराग्राफ की बॉर्डर, पेज की बॉर्डर और पैराग्राफ का कलर, ये तीनों चीजें सेट कर सकते हैं। अब इसी के अंदर पैराग्राफ के अंदर एक होता है बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट एंड नंबरिंग, बुलेट एंड नंबरिंग, बुलेट एंड नंबरिंग नाम का ऑप्शन होता है। तो इसको भी हम कैसे करते हैं वो भी देख लो। बुलेट और नंबरिंग से हम क्या कर सकते हैं? नंबर टाइप की लिस्ट और बुलेट टाइप की लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे क्रिएट करते हैं? जैसे मान के चलिए मुझे बुलेट टाइप की लिस्ट क्रिएट करनी है। बुलेट मतलब जिसमें कुछ साइन होंगे। तो मान के चलिए मैंने ये वाला साइन लिया और यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड की लिस्ट बना रहा हूँ। मैं जो भी फ्रेंड की लिस्ट बनाना चाहता हूँ उसको बनाऊंगा, और जैसे मुझे इससे बाहर आना है तो 2 बार एंटर की प्रेस करूंगा तो मैं इससे बाहर आ जाऊंगा। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ? बुलेट लिस्ट बना सकता हूँ। इस बुलेट लिस्ट को मुझे नंबर लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे नंबर पे जाऊंगा और किसी भी नंबर फॉर्मेट को लेके उसे यूज कर सकता हूँ कि भाई रोमन संख्या में चाहिए, ABCD में चाहिए, या 1 2 3 फॉर्मेट में चाहिए, किस फॉर्मेट में उसे सेट करना है। तो इसके थ्रू बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। पहली लिस्ट होती है बुलेट टाइप की, दूसरी लिस्ट होती है नंबर टाइप की, और यहाँ पे एक और लिस्ट होती है मल्टी लेबल लिस्ट। अब ये मल्टी लेबल लिस्ट क्या होती है? तो लेबल मैंने आपको पढ़ाए थे पिछली क्लास में जब आउटलाइन पढ़ा रहा था। फर्स्ट लेबल, सेकंड लेबल, थर्ड लेबल, है ना। तो लेबल का मतलब होता है टैप करना। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट 1, फिर आगे टैप करके मैं गया था फंडामेंटल एंड कंप्यूटर, फंडामेंटल एंड कंप्यूटर। तो ये दूसरा लेबल हो गया। इसी तरह से तीसरा लेबल क्या हो गया मेरे पास? तीसरा लेबल हो गया सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये तीसरे लेवल पे है। तो यहाँ पे यूनिट 1 फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल। इसी तरह से एक और मैं बना लूं ताकि एग्जांपल और अच्छे से समझ में आ जाए। यूनिट 2 इट इज फर्स्ट लेवल, ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज सेकंड लेवल, एंड डॉस विंडो इज थर्ड लेवल। तो अब मुझे इसे क्या करना है? लिस्ट में कन्वर्ट करना है। लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, यूनिट 1 और यूनिट 2 फर्स्ट लेवल है, फंडामेंटल कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड लेवल है, और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डॉस और विंडो ये थर्ड लेवल है। तो यहाँ पे लेबलिंग के हिसाब से काम कर सकता हूँ। तो देखो क्या होगा, मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं मल्टी लेवल लिस्ट पे गया। अब यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन दिख रहा है, पहले लेवल पे आएगा, जैसे ये दिख रहा होगा आपको, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये जूम हो रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ वाले पे पहले लेवल पे 1 है, मतलब यूनिट 1 पे जो लगेगा 1 2 लगेगा, ऐसा यूनिट 1 होगी 1 और यूनिट 2 होगा 2। जो नीचे वाला है उस पे क्या लगेगा? ऐसा सर्कल टाइप का लगेगा, और तीसरे वाले पे स्क्वायर लगेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला पैटर्न यूज करता हूँ, ये वाला। इसमें पहले लेवल पे 1 2 3 आएगा, दूसरे लेवल पर ABCD आएगा, और तीसरे लेवल पे रोमन संख्या आएगी। तो इसको मैं सेलेक्ट करके अप्लाई करता हूँ। तो देखिए पहले लेवल पे 1 2 3 के हिसाब से काम कर रहा है, दूसरे लेवल पे रोमन संख्या के हिसाब से काम कर रहा है, और तीसरे लेवल पर ABCD के हिसाब से काम कर रहा है। तो ये होती है मल्टी लेवल लिस्ट। तो यहाँ पे बहुत सारी मल्टी लेवल लिस्ट है, आप एक एक यूज करके उसे देख सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं अपने वर्ड में। तो यहाँ पर हम बुलेट एंड नंबरिंग के थ्रू हम बुलेट लिस्ट लगा सकते हैं और नंबर लिस्ट भी लगा सकते हैं।
तो बुलेट एंड नंबरिंग के अंदर फर्स्ट होती है हमारे पास नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट को ऑर्डर लिस्ट भी बोलते हैं। नंबर लिस्ट, तो नंबर लिस्ट में क्या क्या फॉर्मेट होते हैं हमारे पास? पहला होता है 1 2 3 4 लाइक दिस, है ना, ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है। दूसरा क्या होता है? ABCD वाला, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D। इसी तरह से स्मॉल ABCD का भी होता है। फिर क्या होता है? रोमन संख्या का, इस रोमन, सेकंड, थर्ड, इसी तरह से कैपिटल रोमन संख्या का भी होता है। तो ये जो होती है हमारी नंबर लिस्ट कहलाती है। इसके बाद आता है हमारे पास बुलेट लिस्ट। बुलेट लिस्ट में हमारे पास होते हैं सिंबल। तो सिंबल जैसे लाइक हमारे पास होता है जैसे ये एस्ट्रिक वाला निशान, है ना, जो ग्रेटर देन वाला भी मैंने सिखाया था। दूसरा होता है हमारे पास राइट वाला निशान, तो वो सिंबल में बना नहीं सकता। यहाँ पे मैं स्टार में, यहाँ पे कुछ सिंबल है जो मैं बना नहीं सकता, आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह के सिंबल, डॉट, है ना, डिस्क, ये डिस्क कहलाता है, ये सर्कल कहलाता है, ये स्क्वायर कहलाता है, ये राइट कहलाता है। तो ये बहुत सारे सिंबल्स हैं जिनको यूज करके हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। वो यहाँ मैं लिख नहीं पाऊंगा इसलिए मैंने नहीं लिखा। थर्ड, फिर हमारे पास होती है मल्टी लेबल लिस्ट। मल्टी लेबल लिस्ट, इसमें क्या होता है? ऐसी लिस्ट जो मल्टी लेबल पे काम करती है। मतलब लेबल 1 की जो होगा वो अलग सीक्वेंस होगा, लेबल 2 का अलग सीक्वेंस होगा ऑर्डरिंग, और लेबल 3 का अलग सीक्वेंस होगा ऑर्डरिंग लेबल। तो यहाँ पे लेबल 1 पे जो ऑर्डरिंग होगी वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। जो सेकंड लेबल पे होगा वहाँ ABCD होगा, और जो थर्ड होगा वहाँ रोमन संख्या होगी। तो इस तरीके से आप अपना खुद का भी पैटर्न बना सकते हैं कि पहले लेवल पे क्या होगा, दूसरे पे क्या होगा, तीसरे पे क्या होगा। इसको भी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो मल्टी लेवल लिस्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपनी खुद की मल्टी लेवल लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं भाई? अपना अगर मुझे खुद का पैटर्न तैयार करना है तो तीनों में आप खुद का पैटर्न तैयार कर सकते हो। सिंबल में चाहिए तो यहाँ पे क्रिएट पे जाके आप खुद का भी कर सकते हो, और डिफाइन से आप खुद की एक नया बना सकते हो। इसमें भी आप क्रिएट और डिफाइन कर सकते हो, और यहाँ मल्टी लेवल में भी खुद का क्रिएट और डिफाइन कर सकते हो। तो आप एक एक करके देखिएगा, है ना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। तो इस तरीके से आप मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। तो बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन के द्वारा हम अपने वर्ड के अंदर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, नंबर लिस्ट, बुलेट लिस्ट और मल्टी लेवल लिस्ट। देयर आर 3 टाइप ऑफ लिस्ट इन MS वर्ड। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास जिसका नाम है, बाकी तो ये सब वही है, एक ऑप्शन बच रहा है शॉर्टिंग। इसका नाम है शॉर्टिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजों को अरेंज करना। तो ये तो सिंपल है, जैसे मैंने देखो यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाई, भारत, जय, एक काम करता हूँ अजय, कुछ A वाले नाम, कुछ C वाले नाम, चंदन, गौरव, फरहान, हरी, लाइक दिस। यहाँ पर कुछ ऐसे नाम है। तो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहता हूँ। तो असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग यानी घटते क्रम। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में करूंगा तो जैसे एक्सेल में ज्यादा यूज होता है इसका, तो अभी इसका ज्यादा ऐसा नहीं है, वर्ड में ज्यादातर हम शॉर्टिंग नहीं करते। पर जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए शॉर्टिंग के लिए पूछ रहा है, पैराग्राफ की करनी है, ओके मैंने करा। A वाले नाम पहले, फिर B वाले नाम, फिर C वाले नाम, फिर F वाले, फिर G वाले, फिर H वाले। तो ये शॉर्टिंग कर देता है। तो इसका कोई वो नहीं है। इट इज रीअरेंज द डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। शॉर्टिंग का यूज क्या है? तो ये एक्सेल में ज्यादा यूज होगा, तो वर्ड में तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने किया आज तक शॉर्टिंग। शॉर्टिंग, इट इज यूज टू रीअरेंज डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को क्या कर सकते हो? रीअरेंज कर सकते हो, उसे जमा सकते हो प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ ब्लॉक था ये पूरा खत्म हो गया। तो यहाँ पे होम टैब मैंने पूरा खत्म कर दिया। यहाँ पे होम टैब में कुछ भी नहीं है। इसमें सेलेक्ट वाला ये जो ऑप्शन है इसमें से केवल एक आधी मैंने आपको बताया, सेलेक्ट ऑल या वगैरह वगैरह, पर ये पावर पॉइंट में इसका बहुत यूज है, तो पावर पॉइंट में इसको सिखा दूंगा मैं। तो होम टैब ये आपका पूरा खत्म हो गया। इंसर्ट को देख लेते हैं, यहाँ पे छोटे मोटे ऑप्शन हैं। तो देखिए इंसर्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप कुछ भी चीज अपने पेज पे इंसर्ट कर सकते हो। तो पहली चीज है आपको एक कवर पेज इंसर्ट करना है। जो फ्रंट पेज होता है हमारी बुक का उसे कहते हैं कवर पेज। तो यहाँ से आप कवर पेज अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो।
यहाँ पे पहले से बने हुए कुछ टेम्पलेट्स हैं, कुछ डिजाइन हैं, जिन्हें आप अपने इस वर्ड डॉक्यूमेंट में फर्स्ट पेज के रूप में इंसर्ट करवा सकते हो। नेट लगा होगा तो और भी टेम्पलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे मान के चलिए फर्स्ट पेज मेरे को चाहिए बुक का इस तरह से, तो यहाँ पर मैंने इसको इंसर्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का एक फर्स्ट पेज मेरा बन गया, जो मेरा कवर पेज कहलाएगा, मतलब ये मेरे बुक का कवर पेज है। तो इसको भी मैं डिजाइन कर सकता हूँ अपने MS वर्ड में। दूसरी चीज ब्लैंक पेज, मतलब इसका पता ही है कि अगर आपको ब्लैंक पेज, कंट्रोल एंटर कर रहा था मैं नया पेज डालने के लिए, जैसे मैंने कर्सर यहाँ रखा और ब्लैंक पेज करूंगा तो यहाँ पे एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। डन। तो ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ब्लैंक पेज का। ठीक है। और पेज ब्रेक का काम क्या होता है? सिंपल सी चीज है, ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है तो ब्लैंक पेज। पेज ब्रेक का काम क्या होता है? कल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जैसे मुझे यहाँ से सारा कंटेंट दूसरे पेज पे शिफ्ट करना है तो कंट्रोल एंटर करते थे। इस पोजीशन से मुझे सारा जो भी कंटेंट है वो नेक्स्ट पेज में शिफ्ट करना है, तो कंट्रोल एंटर करेंगे तो वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर वो जो पुराना मैटर है वो तो रहेगा, जहां से कर्सर लगा हुआ था वहां से सारा मैटर दूसरे पेज पे शिफ्ट हो जाता है। तो इसी को कंट्रोल एंटर बोलते हैं, इसको पेज ब्रेक को। तो पेज ब्रेक का ही नाम होता है कंट्रोल एंटर। तो किसी भी मैटर को किसी भी पोजीशन से अगले पेज पे शिफ्ट करने के लिए हम पेज ब्रेक का यूज करते हैं। और इफ यू वांट टू इंसर्ट अ ब्लैंक पेज ऑन अवर डॉक्यूमेंट देन वी हैव टू यूज ब्लैंक डॉक पेज। ठीक है। ज्यादातर मैं ब्लैंक पेज डालने के लिए पेज ब्रेक का ही यूज करता हूँ। मैं कर्सर शुरुआत में रखता हूँ और कंट्रोल एंटर कर देता हूँ, तो इसका भी मतलब वही होता है कि पूरा मैटर अगले पेज पे शिफ्ट करो, पहला पेज खाली करो। तो मैं ज्यादातर पेज ब्रेक का यूज करता हूँ न्यू पेज इंसर्ट करने के लिए। ये कहाँ पे था? हाँ, ब्लैंक पेज पे। तो मैं ज्यादातर कंट्रोल एंटर ही यूज करता हूँ पेज, नया पेज इंसर्ट करने के लिए। तो आप जो भी ऑप्शन अच्छा लगे आप यूज करें। टेबल ऑप्शन आपको पता है, ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कितने बाय कितने का भी एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। हाँ, टेबल इंसर्ट करने की एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बता देता हूँ मैं। बाकी ये टेबल ऑप्शन इतना कठिन नहीं है, आपने सब किया हुआ है टेबल वगैरह, तो इस टेबल वगैरह पे मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा। तो यहाँ पे टेबल वगैरह पे आप यहाँ पे कितने बाय कितने का भी टेबल इंसर्ट करवा सकते हो। आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ टेबल इंसर्ट करने का। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हूं मैं और मुझे टेबल इंसर्ट करना है, तो मैं प्लस निशान यूज करूंगा, फिर माइनस माइनस माइनस, जितनी भी बड़ा मुझे कॉलम चाहिए, फिर प्लस जितना भी बड़ा मुझे कॉलम चाहिए, फिर प्लस जितना भी बड़ा मुझे कॉलम चाहिए, ये माइनस कर रहा हूं मैं, फिर प्लस जितना बड़ा मुझे कॉलम चाहिए, फिर प्लस, और एंटर कर दूंगा तो एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। समझ गए? तो इस तरीके से भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। आप वहां से करना चाहो तो वहां से कर लो, या जो मैंने शॉर्टकट तरीका बताया उससे कर लो। ठीक। तो यहाँ से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मैक्सिमम। पिक्चर से क्या कर सकते हैं भाई? CD ड्राइव में अगर आपकी कोई पिक्चर रखी है, उसको आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में लाना चाहते हैं, तो कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे? पिक्चर। अब मेरे सिस्टम पे कोई पिक्चर होगी नहीं अभी, नहीं तो मैं आपको लाके दिखा देता। तो इस पे क्लिक करेंगे तो C या D ड्राइव या जहां पे भी आपकी कोई पिक्चर रखी हुई है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप उसे वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवा सकते हैं। क्लिप आर्ट क्या होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा दिए गए कुछ डायग्राम्स, कुछ इमेजेस होती हैं जो आप अपने MS वर्ड में इंसर्ट करवा सकते हो। तो जैसे मैं क्लिप आर्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टास्क पेन ओपन होगा, यहाँ पे मैं गो करूंगा तो सभी इमेजेस जितनी भी MS वर्ड के द्वारा मुझे दी गई हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगी, और किसी भी इमेज को मैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवा सकता हूँ। या पर्टिकुलर कोई इमेज मुझे फाइंड करनी है तो मैं उस इमेज का नाम डालूंगा और वो इमेज मेरे सामने आ जाएगी, और उसको मैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवा सकता हूँ लाइक दिस। तो यहां से सारा काम, इंसर्ट का मतलब क्या होता है? इंसर्ट करना, कोई इतना बड़ा काम। ये शेप से मैं किसी भी तरह के शेप को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवा सकता हूँ। यहाँ पे ओवल है, सर्कल है, लाइन है, आप एक एक करके देखिएगा। ये पावर पॉइंट में बहुत यूज होगा शेप वगैरह। स्मार्ट आर्ट को भी हम पावर पॉइंट में यूज करेंगे। चार्ट वगैरह आप एक्सेल में पढ़ोगे, यहाँ पे मैं डिटेलिंग नहीं पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज चार्ट वगैरह। चार्ट ये एक्सेल का टॉपिक है और एक्सेल में बहुत डिटेलिंग में है। और ये मैं बता दूं कि जब एग्जाम होता है ना तो एक्सेल में चार्ट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें कम से कम नहीं तो 10-12 चार्ट जितने भी हैं उनको डिटेल में पढ़ना है आपको, है ना। तो ये आप एक्सेल में पढ़ोगे, इसको मैं पढ़ाऊंगा पावर पॉइंट में, स्क्रीनशॉट को। अब यहाँ पे ये वाले देखते हैं। ये तो इंसर्ट मतलब ये नॉर्मल, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी चीजें नॉर्मल है। ये स्क्रीनशॉट छोड़ूंगा नहीं, इसको पावर पॉइंट में, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है ये पावर पॉइंट में सबसे ज्यादा यूज होंगे, तो इसे पावर पॉइंट में देखेंगे। अब यहाँ पे हाइपरलिंक और बुकमार्क देखते हैं। ये क्रॉस रेफरेंस मैंने कल पढ़ा दिया है, कहां पर? रेफरेंसेस के अंदर क्रॉस रेफरेंस।
है ना। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन और देखते हैं, हाइपरलिंक और बुकमार्क। तो इंसर्ट टैब में हमें जो ऑप्शन पढ़ना है वो है हाइपरलिंक। सबसे पहले हाइपरलिंक को देखते हैं। हाइपरलिंक से क्या होता है, हम अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं जिस पर मैं क्लिक करूं तो वो मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर या किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पर क्या कर दे, रिडायरेक्ट कर दे। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हाइपरलिंक का। तो यहाँ पे देयर आर टू वेज फॉर क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक। वो दो तरीके क्या हैं, पहले करके देखते हैं, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ। सबसे पहली चीज, इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर लूं मैं यहाँ पर। अब देखिए, मान के चलिए कि यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, जैसे मेरे पास यहाँ पे मेरे पास एक एक्सेल की फाइल है, लिस्ट नाम से। इसको मुझे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में लिंक करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक कुछ भी एक नाम दे देता हूँ जिससे मुझे लिंक कर सकूं मैं उसे। तो मैंने यहाँ पे दे दिया एक्सेल फाइल, मैंने एक नेम दे दिया। मैं इस नेम से इस एक्सेल फाइल जो कि डेस्कटॉप पे लिस्ट नाम से पड़ी हुई है, इसको लिंक करना चाहता हूं इस नेम से। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करना जरूरी है। फिर यहां जाऊंगा हाइपरलिंक पे, फिर यहां पे जाऊंगा एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज पर। उसके बाद में यहां पे जाऊंगा डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पे मेरे पास पड़ा हुआ है लिस्ट, और इसको मैं कर दूंगा ओके। तो इस तरीके से मेरा एक लिंक क्रिएट हो गया। तो ये जो लिंक है वो किसके लिए है, इस लिस्ट के लिए है। तो जब मैं कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल बटन प्रेस करनी, देखिए जब मैं इसके ऊपर माउस होवर करता हूं तो यहाँ पे बता रहा है कि क्या करना है आपको। कंट्रोल की प्रेस करनी है और उसके बाद क्लिक करना है। तो कंट्रोल करना है जब हैंड का निशान बन जाए, और फिर क्लिक करना है और इसको यस करना है। तो ये मेरे सामने उस लिस्ट वाली फाइल को ओपन कर देगा जिसको मैंने लिंक किया है। ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, वर्ड में एक मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस नॉर्मल टेक्स्ट को मैंने हाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। उस नॉर्मल टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, हाइपर टेक्स्ट। तो जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा कंट्रोल के साथ, तो जो भी मैंने लिंक बनाई है, ये इसकी लिंक, वो यहां पर क्या हो जाएगा, उसको इस वाली फाइल को ओपन कर देगा। तो पहला जो तरीका था हाइपरलिंक का, वो था एक्सटर्नल लिंकिंग, मतलब किसी बाहर की चीज को। देखो ये जो चीज है ये वर्ड के अंदर नहीं है, ये वर्ड के बाहर है, मतलब CD ड्राइव कहीं पे पड़ी हुई है। ठीक है। तो ये हो गई एक्सटर्नल लिंकिंग, बाहर की चीजों के साथ लिंक। एक होता है इंटरनल लिंकिंग। अब ये इंटरनल लिंकिंग क्या होता है वो समझो। एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। अब इंटरनल के लिए आपको बुकमार्क बनाना जरूरी है। तो पहले बुकमार्क देखते हैं, फिर मैं आपको इंटरनल लिंकिंग पढ़ाता हूं। तो यहां पर सबसे पहले बुकमार्क। व्हाट इज बुकमार्क? आपने देखा होगा कि जब आप रात में कोई बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो आपने 10 पेज पढ़ने के बाद, आपकी 10 पेज पढ़ते हैं और आपको नींद आ जाती है, तो आप वहां पे स्केल रख देते हैं, या तो कोई थ्रेड लगा देते हैं, या उस पेज को थोड़ा सा मोड़ देते हैं कि कल रात में मुझे यहाँ से कंटिन्यू करना है पढ़ना इसे। तो वो जो आप मोड़ के रख रहे हैं, जो स्केल लगा रहे हैं जहां पे जिस पोर्शन पर, उसे ही बोलते हैं बुकमार्क, है ना। और बुकमार्क कितने भी हो सकते हैं, एक रजिस्टर या एक बुक के अंदर। मतलब मैं 5 बुकमार्क लगाना चाहूँ तो 5 बुकमार्क, 6 बुकमार्क लगाना चाहूँ तो 6 बुकमार्क। जैसे मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या हुआ, 5 पन्ने पढ़े और 5 पेज पर बहुत अच्छी चीज लिखी है, तो उसको मैंने थोड़ा सा मोड़ दिया, या वहां पे मैंने थ्रेड या स्केल लगा दिया। फिर 10वें या 12वें पेज पे फिर कुछ अच्छी चीज मिली, फिर मैंने उसे थोड़ा सा मोड़ दिया और वहां एक स्केल लगा दिया। तो बुकमार्क एक बुक में कितने भी हो सकते हैं। उसी तरह से हम अपने MS वर्ड में कई सारे बुकमार्क लगा सकते हैं, जिससे मुझे पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर पहुंचना है डायरेक्ट, तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। तो उसके लिए हम बुकमार्क का यूज करेंगे। तो जैसे मान के चलो मेरे पास यहाँ पर है, मैं समथिंग यहाँ पे 40 पैराग्राफ्स ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 40 पैराग्राफ्स अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करे। ये मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट है। अब मान के चलिए मैं बुक रीड कर रहा हूँ, या PDF है ये जो मैं इसे रीड कर रहा हूँ। मान के चलिए मुझे एक यहाँ पर बुकमार्क लगाना है, तो मैं इसका कलर चेंज कर दूं ताकि आपको बुकमार्क याद रहे कि मैंने कहाँ लगाया था। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में एक बुकमार्क लगाता हूँ, तो मैं कर्सर को कहाँ रखूंगा, एकदम स्टार्टिंग में। इंसर्ट पे जाऊंगा, बुकमार्क पे जाऊंगा, और मुझे इस बुकमार्क का एक नाम देना है। तो अभी मैं कुछ भी दे देता हूँ, B1 दे देता हूँ, बुकमार्क 1। आप इसकी जगह पे कुछ और भी दे सकते हो, ऐड। तो यहाँ पर ये जो जहां पे कर्सर रखा हुआ है, इस कर्सर की पोजीशन पे एक बुकमार्क लग गया जिसका नाम है B1। इसी तरह से मैं थोड़ा सा नीचे आया और यहाँ पे मुझे कंटेंट अच्छा लगा, तो मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ लाइक दिस, ये कलर में। कर्सर को यहाँ पर रखा, यहाँ पे गए,
बुकमार्क पे गए और यहां पर एक मैं दूसरा बुकमार्क लगा देता हूं B2 लिया और इसको ऐड कर दिया। तो ये पहला बुकमार्क लगा इस पोजीशन पर, दूसरा बुकमार्क लगा इस पोजीशन पे और तीसरा बुकमार्क लगा, मान के चलिए यहां पर ये कंटेंट मुझे पसंद आ गया, इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं कलर से, ये कलर मुझे आ गया। यहाँ पे मैं बुकमार्क 3 लगाता हूँ, यहाँ पे गया बुकमार्क पे गया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ B3। जैसे ही मैं यहाँ पे B3 करके ऐड करता हूँ तो यहाँ पर ये बुकमार्क 3 लग गया। तो यहाँ पे बुकमार्क 3 है, यहाँ बुकमार्क 2 है और यहाँ बुकमार्क 1 है। तो ऐसे आप मल्टीपल कितने भी बुकमार्क अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। कलर मैंने बस इसलिए चेंज किया ताकि जब मैं रीडायरेक्ट करूं तो आपको समझ में आए कि सही जगह पे जा रहा है या नहीं जा रहा कर्सर। तो इस तरीके से मैंने बुकमार्क लगा दिए। अब पर्टिकुलर मुझे किसी बुकमार्क पे, ऐसे मेरे बुक में ऐसे मेरी वर्ड की फाइल में 100 बुकमार्क लगे हुए हैं, तो मुझे किसी पर्टिकुलर बुकमार्क पे पहुंचना है तो उसके दो तरीके हैं। पहला होता है गो टू ऑप्शन, जो हमने कल पढ़ा था। यहाँ पे गए फाइंड में हमने पढ़ा था गो टू में हमने पढ़ा था पेज और लाइन। उसी तरह से यहाँ पे एक बुकमार्क ऑप्शन है कि आप कौन से बुकमार्क पे डायरेक्ट जाना चाहते हो, B1, B2 या B3। तो मैंने कहा मुझे B2 पर डायरेक्ट पहुंचा दो, तो B2 लिया, गो किया, तो सीधे ये मुझे देखो कर्सर कहाँ पे ब्लिंक करने लगा, इस सेकंड वाले बुकमार्क पे। तो किसी भी बुकमार्क पर मुझे डायरेक्ट पहुंचना है तो पहला तरीका है कि मैं गो टू के थ्रू जा सकता हूँ, Ctrl+G। दूसरा तरीका है बुकमार्क के अंदर ही एक ऑप्शन दिया गया है गो टू करके, तो पर्टिकुलर बुकमार्क को सेलेक्ट करो और गो टू करो, तो पर्टिकुलर उस बुकमार्क पे आपको वो रीडायरेक्ट कर देगा, पहुंचा देगा। इसी बुकमार्क के अंदर दिया गया है आपको वो ऑप्शन। तो दो तरीके से आप किसी भी बुकमार्क पे पहुंच सकते हो। अब देखिए, अब यहाँ पे मेरे पास 3 बुकमार्क लगे हैं, आपको पता है। अब लास्ट पेज पे मैं जाता हूं और यहाँ पे मैं एक कंटेंट लिखता हूं। मैंने लिखा बुकमार्क 1, फिर टैप करके मैंने दिया बुकमार्क 2, टैप करके दिया बुकमार्क 3। अब इसकी जगह पे बुकमार्क 1, 2, 3 जगह पे और भी कोई टेक्स्ट हो सकता था। तो मैं इस बुकमार्क 1 से जो हमारा बुकमार्क 1 है B1, उसको लिंक करना चाहता हूं। तो यहां पे मैंने ये लिया, हाइपर लिंक पे गया और इस वाले ऑप्शन को नहीं चुनना। अब क्या चुनना है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। जैसे ही मैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा तो तीनों बुकमार्क मुझे दिख रहे हैं। तो मैं इस वाले ऑप्शन को, इस वाले को किससे लिंक करना चाहता हूं, B1 से। इसको लिया एंड ओके, तो ये बुकमार्क 1 की लिंक बन गई। इसी तरह से मैंने इसे सेलेक्ट किया, हाइपर लिंक किया, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट B2, ओके, तो ये बुकमार्क 2 की लिंक बन गई। इसी तरह से मैं यहां गया, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट B3 एंड ओके, तो बुकमार्क 1, बुकमार्क 2 और बुकमार्क 3 3 लिंक में बना दी। अब अगर मैं कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे बुकमार्क 3 पे ले जाएगा, इस पे क्लिक करूंगा तो बुकमार्क 1 पे ले जाएगा। तो इस तरीके से मैं हाइपर लिंक क्रिएट कर सकता हूं बुकमार्क के द्वारा। तो ये होता है इंटरनल लिंकिंग। ये किस तरह की लिंकिंग है, इंटरनल लिंकिंग। एक होता है कि मैं किसी भी फाइल को, जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्सेल फाइल का एग्जांपल लिया था, एक्सेल फाइल। अब इस एक्सेल फाइल टेक्स्ट को मैं इस लिस्ट वाले से कनेक्ट करना चाहता हूं, तो हाइपर लिंक, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप, लिस्ट एंड ओके। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये वाली एक्सटर्नल फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये हो गई एक्सटर्नल लिंकिंग। और ये जो बुकमार्क 1, बुकमार्क 2, बुकमार्क 3 है, ये इंटरनल लिंकिंग है। मतलब ये सब वर्ड के अंदर ही नेविगेट कर रहा है, बुकमार्क 2 पे जाना है या बुकमार्क 1 पे जाना है। तो आप एक ही वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जब नेविगेट करते हो तो उसे कहते हैं इंटरनल लिंकिंग, और जब आप किसी आउटसाइड वाले कंटेंट को अपने वर्ड से कनेक्ट करते हो उसे कहते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिंकिंग इन अवर वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसके द्वारा हम 2 तरह के लिंक कर सकते हैं। अब अभी देखिए मैंने क्या किया, एक चीज और बता देता हूं। यहां पे मैंने बुकमार्क 1, बुकमार्क 2, बुकमार्क 3 पहले लिखा, लिखने के बाद सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं हाइपर लिंक पे गया। मैं एक बार और करके दिखा दूं ताकि आपको एक चीज और सिखानी है, मतलब आप इसको मल्टीपल तरीके से कैसे यूज कर सकते हो। बुकमार्क, तो मैं इसका नाम 4 दे देता हूं, एक्चुअल में 1 ही है, 1 ही ले लेता हूं। बुकमार्क 1 को इससे लिंक करना है, तो पहले आपने ये टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिखने के बाद सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हाइपर लिंक पे गए, फिर यहाँ पे गए, फिर बुकमार्क को लिया एंड देन ओके किया, तो ये लिंक बन गया। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है? है सर, कैसा तरीका वो देखिए। क्रॉस रेफरेंस कल सिखाया था मैंने, क्रॉस रेफरेंस पे गए, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कर्सर जहां पे रखना है वहां पे रखो। किसकी लिंक बनानी है? बुकमार्क की। कौन से बुकमार्क की लिंक बनानी है? B2 की।
B2 मतलब ये जो टेक्स्ट है B2 ये यहाँ पर लिखा है या उसका पेज नंबर लिखा है, और भी नीचे ऑप्शन देखिएगा आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये जो B2 लिखा हुआ है ये यहाँ पर दिखे या B2 कौन से पेज नंबर पे है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाए। इसको यहाँ से पेज नंबर लेके करते हैं एक बार, पेज नंबर आ गया। उसी तरह से बुकमार्क टेक्स्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बुकमार्क 1 कौन से पेज पर है वो पेज नंबर आ गया, और कंट्रोल के साथ जब मैं इस 1 पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे बुकमार्क 1 पे पहुंचा देगा। तो इसमें तो क्या है कि पहले लिखो फिर सेलेक्ट करो फिर लिंक बनाओ, इसमें क्या है सीधे लिंक बनाओ, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। किसके, ये कौन सा टैब था हमारा, लिंक्स टैब। तो हाइपर लिंक इसके अंदर अभी हमने जो पढ़ा वो था लिंक्स टैब। इस लिंक्स टैब्स के अंदर हमें पास 3 ऑप्शन है। हाइपर लिंक, इसका शॉर्टकट आया था एक बार एग्जाम में, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के, इसका शॉर्टकट आया है एक बार। तो इसके थ्रू हम 2 तरह की लिंकिंग कर सकते हैं, एक्सटर्नल हाइपर लिंक लिख देता हूं, एक्सटर्नल हाइपर लिंक, और दूसरा होता है इंटरनल हाइपर लिंक। तो 2 तरह की लिंकिंग कर सकता हूं, आप इसकी थ्योरी लिख लीजिएगा। सेकंड हमारे पास है बुकमार्क के थ्रू हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में एक इंडिकेशन लगा सकते हैं। और यहाँ पर अगला जो था वो था क्रॉस रेफरेंस, जो मैं कल पढ़ा चुका हूं। तो क्रॉस रेफरेंस, तो इस लिंक्स टैब के अंदर हमारे पास ये 3 ऑप्शन होते हैं, हाइपर लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। बुकमार्क नहीं है तो इंटरनल लिंकिंग नहीं होगी, तो इंटरनल लिंकिंग करनी है तो बुकमार्क लगाना जरूरी है। अगर बुकमार्क नहीं है तो इंटरनल लिंकिंग नहीं कर सकते। एक्सटर्नल लिंकिंग मतलब CD ड्राइव की कोई चीज को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट से लिंक करना, उसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल लिंकिंग। ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमारे पास ये 3 ऑप्शन कवर हो गए। अब हेडर, फुटर और पेज नंबर। हेडर फुटर इसको डिटेल में देखते हैं, ये बहुत प्यारा ऑप्शन है, इसको थोड़ा समझिए। पहले तो सिंपल देख लेते हैं व्हाट इज हेडर फुटर, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो आप, पर इसमें कुछ टफ चीजें भी हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ये सिंपल चीज नहीं है, पहले नॉर्मल वे में देख लेते हैं व्हाट इज हेडर, व्हाट इज फुटर। तो इसका नाम है हेडर एंड फुटर, इस टैब का नाम है, इस ब्लॉक का नाम है इंसर्ट टैब के अंदर हेडर एंड फुटर ब्लॉक, हेडर एंड फुटर ब्लॉक। इस ब्लॉक को पढ़ते हैं हम, हेडर एंड फुटर ब्लॉक को। अब पहली चीज, व्हाट इज हेडर, हेडर क्या होता है और फुटर क्या होता है। कई लोगों को लगता है हेडिंग को हेडर कहते हैं, नहीं। तो मुझे अगर कोई, अभी तो मैं आपसे पूछ नहीं सकता, पर आप ध्यान रखिए हेडिंग और हेडर में क्या अंतर है। पहली चीज होती है हेडिंग, एक होता है फुटर, फुटर को कहते हैं फुटनोट। तो हेडिंग और फुटनोट में क्या अंतर है, तो पहले चीज तो हेडिंग और फुटनोट में अंतर समझ लीजिए, तब आपको हेडर और फुटर समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो हेडिंग क्या होती है, जैसे मेरे पास ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो पहले पेज पे मैंने हेडिंग दे दी यूनिट 1, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, पहले पेज पे मैंने हेडिंग दे दी यूनिट 1। इसी तरह से इसे हेडिंग, ये अभी हेडिंग नहीं है, इसे हेडिंग बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हेडिंग वाला एक फॉर्मेट लेना पड़ेगा, हेडिंग, तो ये हेडिंग 1। उसी तरह से एक दूसरा पेज ले लो, कंट्रोल एंटर, यहाँ पे मैंने दे दी हेडिंग यूनिट 2, फिर कंट्रोल एंटर, फिर मैंने एक तीसरी हेडिंग दे दी यूनिट 3। तो मैंने कितनी हेडिंग बनाई, 3 हेडिंग बनाई, अलग अलग पेज पे अलग अलग हेडिंग, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। मतलब हेडिंग जो होती है हर पेज की अलग हो सकती है, पर हेडर जो होता है वो हर पेज का कॉमन होता है, कॉमन फॉर ऑल द पेजेस। तो हेडर लगाते कैसे हैं, डबल क्लिक ओवर द टॉप ऑफ द पेज, पेज के टॉप पे क्लिक करो और यहाँ पे एक कॉमन मैसेज दो जो सभी पेज के लिए कॉमन हो। तो जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ ICAI, और इसको थोड़ा बड़ा करना है तो इसको सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा मैंने साइज को बढ़ा दिया। आप अपनी फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से करें। मैं चाहता हूँ ICAI इस पेज पे भी दिखे, यहाँ पे भी दिखे और यहाँ पे भी दिखे, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा, डबल क्लिक किया और उसको यहाँ पे कर दिया। तो ICAI मुझे इस पेज पे भी दिखेगा और दूसरे पेजेस पे भी दिखेगा। एक मिनट रुको, यहाँ पे कुछ गलती हो रही है। क्या गलती हुई, फर्स्ट पेज हेडर, एक मिनट रुको, ये ऑप्शन टिक है यहाँ पर, 2 सेकंड, ये वाला,
बताऊंगा उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अभी आता हूँ वहां पर। ICAI, देखो एरर पकड़ना भी आना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ICAI लिखा तो क्या हुआ, ये इस पेज पे भी आ रहा है, इस पेज पे भी आ रहा है, इस पेज पे भी आ रहा है। इसको मैंने बाहर क्लिक कर दिया। तो ICAI कॉमन हेडिंग फॉर ऑल द पेजेस, इट इज कॉल्ड हेडर। उसी तरह से फुटर जो बॉटम में होता है उसे फुट नोट बोलते हैं। तो हर पेज का अपना एक अलग फुट नोट हो सकता है, पर फुटर जो होगा वो हर पेज का क्या होगा, कॉमन। तो यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा फुटर पे, तो यहाँ पे फुटर चालू। यहाँ पे ज्यादातर होता है एंड ऑफ पेज, इस तरह की कोई चीज लिखी होती है, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, इस तरह का कोई कंटेंट लिखा होता है। तो ये भी हर पेज पे क्या होगा, कॉमन होगा। तो ऐसी हेडिंग जो हर पेज के लिए कॉमन होती है उसे हेडर बोलते हैं, और ऐसा फुटनोट जो हर पेज के लिए कॉमन होता है उसे फुटर बोलते हैं। समझ में आ गई बात? चलो इसको डेफिनेशन वाइज इसे लिख लेते हैं। हेडर का क्या मीनिंग होता है? हेडिंग विच इज कॉमन फॉर ऑल द पेजेस, जो सभी पेजेस के लिए कॉपी होती है, विच इज कॉमन फॉर ऑल द पेजेस। ऐसा फुटनोट जो सभी पेज के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। सॉरी पेज, वो सभी पेजेस के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। ऐसा फुटनोट जो सभी पेजेस के लिए क्या होगा, कॉमन होगा, उसे हम बोलेंगे फुटर, ठीक। हेडिंग मतलब क्या हो सकती है, हर पेज की अलग हो सकती है, फुटनोट हर पेज का अलग हो सकता है। बट ऐसी हेडिंग जो सभी पेजेस के लिए एक जैसी हो उसे हेडर बोलेंगे, और ऐसा फुटनोट जो सभी पेजेस के लिए एक जैसा हो उसे फुटर बोलेंगे। तो हाउ टू अप्लाई हेडर एंड फुटर, आप शॉर्टकट तरीका यूज कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं हेडर पर और फुटर पर, या फिर यहां पर पर्टिकुलर एक तरीका दिया गया हो उस तरीके से कर सकते हैं। हेडर पे जाएं, हेडर किस तरफ लगाना है, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, किस तरह का हेडर चाहिए आप चूज करें, फॉर्मेट को यहां पे करें, और यहां पर आप जो एक हेडिंग देना चाहें वो दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, पहले से बने हुए कुछ फॉर्मेट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, डिजाइन्स हैं, उनको आप यूज कर सकते हो हेडर में। पर आप, मेरा मानना ये है कि आप खुद के हेडर फुटर खुद ही लगाएं, खुद ही बनाएं। डबल क्लिक करें, और इसको अगर आपको हटाना है तो इसे डिलीट बटन से हटा सकते हैं। तो इस तरीके से हम हेडर भी लगा सकते हैं, फुटर भी लगा सकते हैं। हेडर पे जाओगे तो हेडर वाले ऑप्शन खुलेंगे, फुटर पे जाओगे तो फुटर वाले ऑप्शन खुलेंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक। अगली चीज होती है पेज नंबर। अभी हेडर फुटर को और एक्सप्लेन, पेज नंबर बाद में थोड़ा करते हैं, हेडर फुटर को और देख लेते हैं। अब देखिए मेरी रिक्वायरमेंट समझिएगा आप, है ना। मैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएटर हूं, मेरे पास मान के चलिए 100 पैराग्राफ्स हैं। मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट का एक वो है, पेज का डॉक्यूमेंट है। इसमें से मैं फुटर भी हटा दूं थोड़ी देर के लिए, फिर मैं आपको प्रॉपर तरीके से लगा के दिखाता हूं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पेज पे जाता हूँ। डन। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है आप समझिएगा। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट पेज है इसको मैं खाली करता हूँ। कंट्रोल एंटर से किया, कैसे किया आपको पता है। फर्स्ट पोजीशन पे मैंने कर्सर को रखा और यहाँ पे कंट्रोल एंटर की प्रेस करी तो ये पूरा मैटर दूसरे पेज पे शिफ्ट हो गया। इसे कहते हैं पेज ब्रेक। इस वाले ऑप्शन से कर सकते हो आप। ये पहला पेज क्यों खाली करते हैं? हमेशा डॉक्यूमेंट का पहला पेज इंडेक्स का होता है। ओके सर, ये बात मान गए हम कि पहला पेज इंडेक्स का होता है, इसमें नई बात क्या है। चलो एक चीज और देखते हैं। पहला पेज इंडेक्स का होता है, ये तो हमें पता है कि पहला पेज जो है वो इंडेक्स का है। अब मैं यहाँ पर हेडर फुटर लगाता हूँ। आप मेरी प्रॉब्लम समझिएगा। यहाँ पर डबल क्लिक किया, यहाँ पर हेडर लगाया मैंने ICAI, और इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, ICAI को बड़ा कर दिया। अब ये क्या हो रहा है, सभी पेजेस पर आ रहा है। यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। पहली प्रॉब्लम, मतलब सभी पेजेस पर सेम चल रहा है हेडर और फुटर। पर पहले पेज पे कभी हेडर होता ही नहीं, अगर आपने गौर किया हो। तो मैं चाहता हूं पहले पेज पर हेडर ना लगाए, पहले पेज को छोड़ दे और बाकी सब पे हेडर लगा दे। मतलब पहले पेज पे हेडर फुटर की कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई ना हो। फर्स्ट पेज को छोड़कर बाकी सभी पेजेस पर हेडर और फुटर अप्लाई हो, बट फर्स्ट पेज पर ना हो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पेज मेरा इंडेक्स पेज है और इंडेक्स पेज पर हेडर फुटर नहीं होता है ना। तो यहां पे मुझे नहीं चाहिए। बट अगर मैं किसी भी पेज पर, फर्स्ट पेज पर नहीं, कहीं पे भी कोई भी चेंजेस करता हूं, वो अप्लाई फॉर ऑल होता है। मतलब सभी के लिए कॉमन है, वो सभी के लिए कॉमन है। जो भी फॉर्मेटिंग करूंगा किसी भी पेज पर वो सभी के लिए, तो यहाँ पे भी वो आएगा ही आएगा। तो अब इससे कैसे हटाएं? तो
तो पहले हेडर एंड फुटर पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको एक डिजाइन टैब मिल जाएगा, एक सेकंड रुकिए, डिजाइन टैब, ये डिजाइन टैब मिल जाएगा आपको यहाँ पर। जैसे आप हेडर फुटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको लिखेगा डिफरेंट, और इसके ऊपर एक मिनट रुको मेरा बार बार, हाँ, डिफरेंट फर्स्ट पेज। तो डिफरेंट फर्स्ट पेज का मीनिंग क्या है कि पहले पेज को दूसरे पेज से डिफरेंट रखो, मतलब पहले पेज पर हेडर ना दो, कुछ दूसरा काम करो। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया और इसको मैंने ओके कर दिया, क्लोज कर दिया। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो हेडर लगा हुआ है, तो मैं अगर यहाँ से हेडर डिलीट कर दूं तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। डिफरेंट फर्स्ट पेज का मीनिंग क्या हुआ, इस पेज का मैं अलग हेडर दे सकता हूं और इन सब का, बाकी बचे हुए पेजेस का एक अलग हेडर दे सकता हूं, बट मुझे पहले पेज पे देना ही नहीं है, तो मैं उस हेडर को डिलीट कर दूंगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे मैंने उस हेडर को डिलीट कर दिया। यहाँ चाहूं तो मैं कोई दूसरा हेडर दे सकता हूं, जैसे मैंने दे दिया, मैं कुछ भी दे रहा हूं अभी, हेडिंग, ये मैंने दे दिया। तो इस पेज पे अलग हेडर है और बाकी सभी पे अलग हेडर है। तो ये किस ऑप्शन के कारण हुआ? ये हुआ इस ऑप्शन के कारण, डिफरेंट फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज का जो हेडर है उसको डिफरेंट रखो दूसरे पेजेस से, दूसरे सभी पेजेस से उसको डिफरेंट रखो। तो इसको टिक करके मैं कर, अगर मैं इसका टिक हटा दूं तो सभी का कॉमन हो जाएगा, पर इसको कर दूं तो पहले का हेडर अलग और बाकी सबका अलग होगा। तो मेरे को अभी यहाँ पे चाहिए ही नहीं, तो मैं इसे हटा देता हूं क्योंकि ये मेरा इंडेक्स पेज है। तो इस वाले ऑप्शन का यूज समझ में आ गया होगा। अब दूसरी सिचुएशन समझो। दूसरी सिचुएशन ये है, मैं पहले जैसा कर दूं डॉक्यूमेंट को। दूसरी सिचुएशन ये है कि मैंने यहां पे एक हेडर लगाया, ICAI। आपने कई बुक्स में देखा होगा ICAI मैंने हेडर लगाया। इवन पेज कौन से हैं? इधर वाले जितने भी हैं, ये वाला पेज, ये वाला पेज, ये ऑड पेजेस हैं, 1, 3, 5, 7। और इधर वाले जितने पेजेस हैं 2, 4, 6, 8, इधर वाले इवन है, इधर वाले ऑड हैं। ध्यान रखना ये चीज, इधर वाले पेजेस क्या हैं? ऑड, और इधर वाले पेजेस क्या हैं? इवन। मैंने पेज नंबरिंग नहीं करी इसलिए आपको समझा रहा हूं मैं। तो अगली चीज क्या है, मैं इवन पेजेस पे अलग हेडर देना चाहता हूं और ऑड पेजेस पे अलग हेडर फुटर देना चाहता हूं। मेरी सिचुएशन ये है। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे क्या है? ऑड पेजेस, मतलब 1, 3, 5, 7 ये ऑड पेजेस हैं। तो यहां पर देखिए, तो अब मुझे इवन का अलग देना है और ऑड का अलग देना है हेडर फुटर। तो पहले मैं ऑड का करता हूं। तो ऐसा काम करना हो तो क्या करना है, तो डबल क्लिक करें, यहाँ पे डिजाइन खुल जाएगा। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है नीचे, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, मतलब ऑड पेजेस का हेडर अलग होगा और इवन पेजेस का हेडर अलग होगा। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। तो यहाँ पे देखिए, तो जो ऑड पेजेस पे हैं ICAI हमेशा 2, 4, 6, 8 पे लगा हुआ है। तो मैं इवन पेजेस पे कुछ अलग हेडर देना चाहता हूं तो वो दे सकता हूं। तो जैसे मैं दे देता हूं यहाँ पे हेडिंग, मैं हेडिंग नाम से कोई हेडर दे देता हूं। तो ये जो हेडर है ये सभी के लिए कॉमन होगा, पर ऑड में 1, 3, 5, 7, मतलब इवन पेजेस का हेडर अलग है और ऑड पेजेस का हेडर अलग है, इवन का अलग, ऑड का अलग। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे देखो, यहां पे मैं ICAI लिखता हूं, जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C और Ctrl+V, ये दोनों तरफ है। तो कभी आपने बुक में देखा होगा कि इसका जो अलाइनमेंट होता है कभी इस तरह से होता है, कुछ इस तरफ, मतलब इवन पेजेस पे इस तरफ ICAI लिखा होता है, और सॉरी, इवन पेजेस पे इस तरफ ICAI लिखा होता है और ऑड पेजेस पे इस तरफ ICAI लिखा होता है ना? ऐसा कुछ होता है फॉर्मेट। तो जब बुक बनती है तो कुछ में यहाँ पर होता है, कुछ में यहाँ होता है। तो जब हमें ऐसा काम करना हो कि इवन पेज का हेडर अलग रखना है और ऑड पेज का हेडर अलग रखना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये डिफरेंट हेडर एंड फुटर, ये सेकंड वाला ऑप्शन, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, इसको टेस्ट करेंगे। तो ये दो ऑप्शन का यूज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आपको मैंने सारी कलाकारी यहाँ पे बता दी। अब एक चीज और देखते हैं। अभी मैंने दोनों ऑप्शन हटा दिए, ध्यान से देखिए, दोनों हटा दिए। अब ये दोनों हटा दिए तो क्या होगा, सभी के लिए कॉमन हो गया एक ही हेडर फुटर, है ना? अब इस डॉक्यूमेंट को मैं सेशन में डिवाइड करता हूं। पहले हेडर फुटर हटा दूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे मेरे पास कुछ इतने पेजेस हैं, मैं 2-4 पेजेस और बढ़ा लेता हूँ। मैं इस मैटर को Ctrl+C से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने कुछ पेजेस और बढ़ा लिया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर ये 10-10 के मतलब 20 पेजेस हैं मेरे पास समथिंग।
अब मैं कलर अलग कर रहा हूं हर पेज के। देखिए ये जो 3-4 पेज है ना, यहां से लेके यहां तक मैंने कलर कर दिया रेड, केवल समझाने के लिए। यहां से यहां तक कर दिया मैंने कलर कर दिया मान के चलिए ब्लू, और यहां से लेके यहां तक मैंने कलर कर दिया येलो। येलो दिखेगा ही नहीं, चलो फिर भी समझ जाना। तो यहाँ पर मैंने ये 3 कलर दे दिया, और बाकी लास्ट वाला जो है वो ब्लैक कलर है। तो यहाँ पे अब मैं इस वर्ड डॉक्यूमेंट को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना चाहता हूँ। अलग अलग सेक्शन मतलब मेरा डॉक्यूमेंट एक ही है, बट मैं उसको मल्टीपल सेक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो पहला सेक्शन में कितने पेज का बनाऊंगा? 3 पेज का। दूसरा कितने का बनाऊंगा? जितने में ब्लू है यहां तक का। यहां से लेके यहां तक मैं दूसरा सेक्शन बनाऊंगा। येलो वालों का तीसरा सेक्शन बनाऊंगा, और ब्लैक वालों का चौथा सेक्शन बनाऊंगा। मतलब इस डॉक्यूमेंट को मुझे 4 सेक्शन में डिवाइड करना है। किसी भी सेक्शन में कितने भी पेजेस हो सकते हैं, है ना। ये हेडर फुटर के अंदर की चीज है, बट एक ऑप्शन दूसरे यूज होंगे। देखो यहां पे गया मैं पेज लेआउट पे। अब सेक्शन बनाते कैसे हैं वो समझो। मुझे इन 3 पेजेस को एक सेक्शन में रखना है, 1 2 3। तो मैंने लास्ट में क्लिक किया, इसके लास्ट में क्लिक करने के बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगा। ब्रेक पे जाने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा सेक्शन ब्रेक। तो सेक्शन ब्रेक पे ये 3 क्या होते हैं इनको मत समझो, जब आएगा आप डिटेल में पढ़ोगे तब कर लेना आप। अभी आपको नेक्स्ट पेज यूज करना है। सेक्शन कैसे करना है? नेक्स्ट पेज। जैसे मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक करता हूं तो इन 30 पेज का एक सेक्शन बन गया, और बाकी सब पेज एक सेक्शन बन गए। ठीक, फिर मैं ब्लू वाले के लास्ट में जाता हूं। यहाँ पे ब्रेक में गया, सेक्शन ब्रेक पे गया, और इसको यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे एक दूसरा सेक्शन बन गया। फिर येलो वाले पे गया, येलो के लास्ट में यहाँ पे मैं गया ब्रेक पर, और यहाँ पे नेक्स्ट पेज ले लिया। तो ये तीसरा सेक्शन, और चौथा बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि चौथा अपने आप में बन ही गया। तो यहाँ पे टोटल मैंने 3 सेक्शन क्रिएट करे। फर्स्ट रेड वाला, दूसरा ब्लू वाला, तीसरा येलो वाला, और लास्ट ब्लैक वाला। तो टोटल 4 सेक्शन है मेरे डॉक्यूमेंट में। मतलब मैंने अपने डॉक्यूमेंट को कितने सेक्शन में डिवाइड किया? 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए क्या होता है। मैं यहाँ पे हेडर फुटर देता हूं। मैंने दिया ICAI, यहाँ पे मैंने एक हेडर लिया ICAI। इसको सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, 2 सेकंड, इसके साइज को बड़ा कर देता हूं, ICAI। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब मेरी दिक्कत क्या है हेडर के साथ। मैं चाहता हूं पहले सेक्शन का हेडर अलग हो, दूसरे सेक्शन का हेडर अलग हो, मतलब ब्लू वालों का हेडर अलग हो, और येलो वालों का अलग हो, और ब्लैक वालों का अलग हो। मतलब सेक्शन वाइज में हेडर फुटर को क्या करना चाहता हूं? डिफरेंट करना चाहता हूं। तो उसके लिए क्या करना है? तो यहाँ पे मेरा सेक्शन 1 खत्म हो गया। फिर मैं सेक्शन 2 पे जहां से शुरू हो रहा है उसके हेडर पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे देखो एक दिख रहा होगा सेम एज प्रीवियस। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखो सेक्शन 2 चालू हो गया, और यहाँ पे सेक्शन 1 सेक्शन 1 सेक्शन 1, ये 3 चीजें सेक्शन 1 में, और यहाँ से सेक्शन 2 चालू हुआ। तो ये क्या बोल रहा है? सेम एज प्रीवियस। मतलब जो हेडर ऊपर से आ रहा है सेक्शन 1 से, वही का वही यहाँ अप्लाई कर दिया, सेम एज प्रीवियस। तो मुझे ये लिंक तोड़नी है, सेम एज प्रीवियस वाली क्या करनी है? लिंक। तो मैं दूसरे सेक्शन के हेडर पे गया, और लिंक तोड़ने के लिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है लिंक टू प्रीवियस। इसको डिस्कनेक्ट करो। जैसे ही मैं डिस्कनेक्ट करूंगा तो ये लिंक टूट गई। देखो यहाँ पर वो अब ऑप्शन नहीं आ रहा सेम एज प्रीवियस। तो अब यहाँ पे मैं चाहूं तो इसको कुछ और नाम दे सकता हूं। तो मैं दे देता हूं ITT। तो देखिए दूसरे सेक्शन में क्या हेडर आ गया? ITT। अब तीसरे सेक्शन में चलते हैं। तो तीसरा सेक्शन कहां से शुरू हो रहा है? ये येलो से शुरू हो रहा है, पर ये क्या कर रहा है? दूसरे सेक्शन को सेम एज प्रीवियस यहां पर कॉपी कर रहा है। तो मुझे इसकी भी लिंक तोड़नी है। तो यहां पे गया, लिंक टू प्रीवियस को तोड़ दिया। तो अब मैं चाहूं तो यहाँ पे कुछ दूसरा दे सकता हूं। तो मैं इसका साइज बढ़ा देता हूं और इसका कलर चेंज कर देता हूं। मैं कुछ अभी दूसरा नहीं दे रहा, लाइक मैं कलर ये दे देता हूं। तो ये हो गया मेरा तीसरा सेक्शन। अब तीसरा सेक्शन क्या होगा? चौथे सेक्शन पे इफेक्ट डाल रहा होगा। देखिए यहां से चौथा सेक्शन स्टार्ट हुआ, तो तीसरे का जो है वो सेम एज प्रीवियस जो हेडर है वो यहाँ पे लिंक हो रहा है। तो मुझे इसे भी ब्रेक करना है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से लिंक टू प्रीवियस को हटा दूंगा, और यहाँ पे चौथे सेक्शन पे मैं जो भी देना चाहूं, जैसे मैं इस बार दे देता हूं हेडिंग नाम से कुछ भी, तो ये चौथे सेक्शन का हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं? मैंने अपने डॉक्यूमेंट में 4 सेक्शन बनाए, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। इन चारों सेक्शन में मैंने अलग हेडर फुटर दे सकता हूं। किस ऑप्शन के द्वारा? लिंक टू प्रीवियस कैसे तोड़ते हैं वो मैंने बता दिया।
जब हेडर फुटर पे क्लिक करोगे तो डिजाइन टैब आ जाएगा और यहाँ पे इस वाली लिंक को आपको तोड़ना पड़ेगा। अगर आप इससे फिर से क्लिक कर दोगे तो जो प्रीवियस आ रहा है ना वही यहाँ पर आ जाएगा, जो प्रीवियस चला आ रहा है। ठीक, तो इस ऑप्शन का भी यूज आपको समझ में आ गया होगा कि ये काम कर रहा है। तो 1 2 3 ये तीन चीजें मैंने समझा दी। तो सेक्शन को कैसे ब्रेक करते हैं, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट को मल्टीपल सेक्शंस में ब्रेक करना है, एंड एवरी एंड ईच सेक्शन हैज मतलब कितने भी पेजेस हो सकते हैं उसमें, ऐसा नहीं कि 3 पेज का ही एक सेक्शन होगा। पहले पेज में 3 सेक्शन है, दूसरे पेज में 8, दूसरे सेक्शन में 8 पेज है, तीसरे सेक्शन में 15 पेज है, कितने भी पेज का एक सेक्शन हो सकता है। अब सेक्शन का फायदा क्या होता है, पहला फायदा तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर मैं डॉक्यूमेंट को सेक्शन में डिवाइड करता हूं तो पहले सेक्शन की सेटिंग अलग रख सकता हूं, हेडर फुटर भी एक सेटिंग है, तो मैं पहला सेक्शन जो है उसकी हेडर फुटर की सेटिंग को, उसकी सेटिंग को अलग रख सकता हूं, दूसरा सेक्शन की सेटिंग को अलग रख सकता हूं, तीसरे की अलग, चौथे की अलग। और सेटिंग में मैंने क्या सिखाया, हेडर एंड फुटर, पर आप इसको सब में यूज कर सकते हो। जैसे देखो मैंने पहले सेक्शन पे कहीं पे भी कर्सर रख दो, ये 3 पेज एक ही सेक्शन में, इसको कहीं पे भी कर्सर रख दो, आप यहाँ जाओ। अब यहाँ पे देखो पहले सेक्शन की मैं मार्जिन सेट करता हूँ, तो देखिए मैंने इसकी मार्जिन ये कर दी, तो ये पहले सेक्शन पे असर पड़ा, इसका असर दूसरे सेक्शन पे नहीं पड़ा। मैं दूसरे सेक्शन पे कहीं क्लिक करता हूँ और इसको कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये जो असर पड़ा ये दूसरे सेक्शन पे पड़ा, उसका असर तीसरे सेक्शन पे नहीं पड़ा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका ओरिएंटेशन ये कर देता हूँ, तो ये जो असर पड़ा तीसरे सेक्शन पे पड़ा, चौथे सेक्शन पे नहीं पड़ा। मतलब चारों चीजें अलग अलग सेट हुई हैं, पहले सेक्शन पे अलग सेटिंग, दूसरे पे अलग, तीसरे पे अलग, चौथे पे अलग। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करने का फायदा ये है कि मैं अगर एक सेक्शन में कोई सेटिंग करता हूं तो उसका असर दूसरे सेक्शन की सेटिंग पर नहीं होता। ठीक, तो ये ध्यान रखें। तो जो हेडर फुटर वाला पार्ट है, देखो ये भी सेटिंग कहलाती है, मार्जिन कितनी होगी, साइज कितना होगा, ओरिएंटेशन क्या होगा, ये भी सेटिंग का पार्ट है, पर हेडर फुटर भी एक तरह का सेटिंग का ही पार्ट है। तो जैसे मैं इसके हेडर अलग रखना चाहता हूं, इसके हेडर अलग रखना चाहता हूं, इसके अलग, तो ऐसा आप कब कर सकते हो, जब आप सेक्शन में उसे डिवाइड करो। तो इट इज कॉल्ड हेडर एंड फुटर। तो जो काम हमने हेडर में मैंने आपको सिखाया वो सारा का सारा आप किसमें कर सकते हो, फुटर के साथ भी कर सकते हो। तो मैंने सिखाया केवल हेडर के साथ, फुटर के साथ आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। तो हेडर फुटर के अंदर हमने क्या क्या सीखा। पहला पॉइंट, हाउ टू अप्लाई हेडर एंड फुटर। दूसरी चीज, डिफरेंट फर्स्ट पेज हेडर, डिफरेंट फर्स्ट पेज हेडर। थर्ड डिफरेंट ऑड और इवन हेडर और फुटर। और एक मैंने सिखाया, ब्रेक द लिंक फॉर एवरी सेक्शन। ठीक है, किसी भी सेक्शन को लिंक ब्रेक करना इन हेडर एंड फुटर। ठीक है, तो सेक्शन में डिवाइड करो, सेक्शन में डिवाइड करो और उसकी लिंक को तोड़ के आप हर सेक्शन का अलग हेडर फुटर दे सकते हो। तो हेडर फुटर के अंदर मैंने ये 3-4 टॉपिक बता दिए। अब आप इसे एक्सपेरिमेंट करके देखते रहना। अभी मैं सेक्शन पे दोबारा वापस आऊंगा, अभी इंसर्ट पे वापस चलते हैं। पेज नंबर को इतना कठिन नहीं है भाई। आपको अगर पेज नंबर आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवाना है तो आप पेज नंबर सेलेक्ट करें, लेफ्ट में करवाना है, सेंटर में करवाना है या राइट में करवाना है, ले लीजिए। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए ताकि दिखाई देने लगे। यहाँ पे क्लिक करिए तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पेज जाओ। तो सेक्शन वाइज डिवाइडेड डॉक्यूमेंट, इसलिए हर सेक्शन पे एक सेटिंग का असर दूसरे सेक्शन पे नहीं पड़ रहा। तो मैंने यहाँ पे किया तो ये दूसरे सेक्शन का ही पेज नंबर चेंज कर रहा है। और यहाँ पे मैंने प्रीवियस कर दिया था, लिंक नहीं तोड़ी थी। इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक कर दो तो लिंक टूट जाएगी। अब यहाँ पे मैं अलग से नंबरिंग कर सकता हूँ बाद में, है ना। तो इस तरीके से तो आपका ये पूरा होगा तो नंबरिंग भी आपको समझ में आता है कि 1 2 3 4 पेज की नंबरिंग करना है। पेज की नंबरिंग ज्यादातर फुटर पर होती है, ना कि हेडर पर होती है।
पर मैंने जो पेज नंबरिंग किया वो किस पे किया, हेडर पे किया। तो यहाँ पर 3 चीजें मैंने खत्म कर दी, हेडर, फुटर और पेज नंबर। हेडर, फुटर और पेज नंबर, ये 3 चीजें थी इस ब्लॉक के अंदर। पेज नंबर, इट इज यूज्ड टू इंसर्ट पेज नंबर ऑन अवर डॉक्यूमेंट। सर ये रैंड कमांड सभी कंप्यूटर्स में चल जाएगा, जैसे ये पैराग्राफ डालना है मेरे लैपटॉप में होता नहीं है। हाँ देखो मैं बता रहा हूँ बेटा, किसी किसी के सिस्टम पे हो रहा होगा, किसी किसी के में नहीं हो रहा होगा। फाइल पे जाना है, ऑप्शन पे जाना है, प्रूफिंग पे जाना है, प्रूफिंग पे जाना है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे जाना है और इस वाले ऑप्शन को टिक कर लेना। आपका टिक नहीं होगा, इसको टिक करके ओके कर देना। ठीक, जब आप इसे टिक कर देंगे तो रैंड कमांड काम करने लगेगा। ओके सर। इक्वल टू लगाओ, देन रैंड कमांड लिखो, फिर चालू बंद ब्रैकेट लाइक दिस। ओके सर। इक्वल टू लगाना जरूरी है, जैसे एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं। हेलो, ये आउटलाइनिंग में जो लेवल्स है, इसमें आगे जाने के लिए टैप करना पड़ता है, पीछे जाने के लिए क्या करना है? शिफ्ट टैब। शिफ्ट टैब, शिफ्ट और टैब। ठीक है सर। एक चीज मेरी और सुनो, जो अभी क्वेश्चन आपने किया ना, एक और चीज सुनो मेरी, ठीक है? सुनना आप, आपका नाम नहीं पता, आपने क्वेश्चन किया, एक चीज और देखो। यहाँ पे मैं एक्सेल ओपन कर रहा हूँ, मैं एक्सेल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ। ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक्सेल ओपन किया मैंने, यहाँ पे मेरी शीट है। चलो मेरी ये जो नेविगेशन की है कीबोर्ड की, ये काम नहीं कर रही, मतलब ये जो दाएं बाएं ऊपर नीचे है ना, ये काम नहीं कर रही। अब मैं बोलता हूँ कि आपको राइट में जाना है, तो आप क्या करोगे? टैब। राइट में जाना है तो क्या करोगे? टैब, है ना? शिफ्ट टैब करोगे तो पीछे जाओगे लेफ्ट में। ये क्या कर रहा हूँ? शिफ्ट टैब। अब मेरी बात सुनो, एंटर करूंगा तो नीचे जाऊंगा, तो ऊपर जाना है तो क्या करना है? हाँ सर। क्या करना है? शिफ्ट एंटर। शिफ्ट एंटर। शिफ्ट हर काम को उल्टा कर देता है, ठीक? ओके सर, ओके। शिफ्ट की वर्किंग ये है कि कैपिटल है तो स्मॉल, स्मॉल है तो कैपिटल। मैं मीनिंग समझा रहा हूँ आपको, कहीं पे भी उल्टा काम करना हो तो सीधे शिफ्ट दबाओ। चलो अगला टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ से हम पेज नंबर वगैरह सब एक डाउट और पूछो। सर वो इंडेक्स बनाया था अभी, तो पेज नंबर सारे एक ही लेके आ रहे थे, मतलब 2 2 2 2 2 5 पेज की स्लाइड थी, लेकिन इंडेक्स में पेज जो नंबर थे सिर्फ एक ही आ रहा था, पेज नंबर 2। एक काम करना, व्यू पे जाना और यहाँ नेविगेशन पेन पे जाना और देखना कि प्रॉपर तरीके से वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो प्रॉपर तरीके से शो नहीं हो रहा, यूनिट 1 फंडामेंटल एंड कंप्यूटर हेडर, तो आपने कुछ लेबलिंग में गलत करी है, ठीक है ना? उसे चेक करो। सर बाकी सारी चीजें ठीक है, पेज नंबर भी ठीक है, लेकिन बस वो कंटेंट में नहीं आ रहा, मतलब जो इंडेक्स बनता है ना उसमें नहीं आ रहा पेज नंबर सही। तो उसमें पेज नंबर नहीं आ रहा, ओके समझ गया मैं। यहाँ जाना, हाँ पेज नंबर सही नहीं आ रहा, सिर्फ 2 2 लिखा हुआ है, जहाँ पे 3 4 थे वहाँ पे भी लेट लिखा हुआ। अच्छा देखो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, इस वाले ऑप्शन को देखो जरा करके, शो पेज नंबर या शो पेज नंबर्स, है ना, ये शायद टेबल ऑफ कंटेंट्स। जब ये यहाँ पे होगा तो पेज नंबर शो नहीं होंगे, और जब होगा तो पेज नंबर शो हो जाएंगे, है ना? कोशिश करो, नहीं तो बताता हूँ मैं, है ना? सर मैंने जो क्रिएट की थी ना फाइल, उसमें ना ये मतलब कि जो मैंने उसमें एडिटिंग नहीं हो रही है आउटलाइन करने के बाद, जब मैंने पूरा तैयार करके। आउटलाइन करने के बाद एडिटिंग नहीं हो रही, ओके समझ गया। जैसे आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है, तो उसमें जब आप टेबल ऑफ इंडेक्स बना रहे हो जब, है ना, तो उसमें आप कुछ भी जोड़ नहीं पा रहे हो, ऐसे ही हो रहा है ना? हाँ। तो उसके लिए अपडेट टेबल का यूज करते हैं। कुछ भी अपडेट करना हो, आपने कोई नया कंटेंट जोड़ा हो, है ना, अपने टॉपिक में, या फिर पेज नंबर चेंज हो गए हो, तो अपडेट टेबल करके आप करोगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से वहाँ पे कुछ ऐड नहीं कर सकते, ओके, है ना? अपडेट से आप उसे रिफ्रेश कर सकते हो। अपडेट का मतलब एक तरह से रिफ्रेश है कि अगर आपने नीचे कुछ भी चेंजेस किए तो उसे जाके आप कर सकते हो, और हटाना हो तो यहाँ से हटेगा, ऐसे डिलीट भी नहीं होगा। रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ से, ठीक? तो यहाँ पे पेज नंबर तक हो गया। टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स का काम क्या होता है कि जैसे कैप्शन डाल रहे थे तो उसकी जगह पे आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हो, और यहाँ पर आप कुछ भी देंगे तो वो आ जाएगा। तो मैं बता रहा था ना कि टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू भी आप कैप्शन दे सकते हो, बट इसकी दिक्कत क्या है, जैसे मैंने यहाँ लिखा पिक 1, कुछ मैनुअली लिखना पड़ रहा है। दूसरी चीज, अगर कोई इमेज डाली लाइक दिस, तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो इसके नीचे से पिक 1 लग सकता है। इसको थोड़ा छोटा कर लें तो इसको मैं यहाँ पे ऐसा रख सकता हूँ। बट इसको टेक्स्ट बॉक्स में और कैप्शन में क्या अंतर है कि जो टेक्स्ट बॉक्स होता है
उसमें आपको मैनुअली जाके चेंजेस करने, जबकि कैप्शन में आप ऑर्डरिंग अपने आप वो सेट कर लेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। क्विक पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, इसको अभी नहीं देखना है। वर्ड आर्ट ये मैं आपको पावर पॉइंट पे पढ़ाऊंगा, ये आर्टिस्टिक वे है किसी भी चीज को लिखने का। वर्ड आर्ट आप मतलब आपने जब प्रोजेक्ट वगैरह बनाए होंगे तब इसका यूज करके आपने कंटेंट ऐसा अपने स्कूल का नाम ऐसे लिखा होगा सर्कल में, तो वो सारी चीजें फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर जो मेन चीज है यहाँ पर वो है ऑब्जेक्ट, डेट एंड टाइम एंड ऑब्जेक्ट, इसको देखना है 1 2 3 एंड 4। बाकी सॉरी ड्रॉप कैप भी है 1 2 3 4 5, ये 5 ऑप्शन अभी हमें पढ़ने है ना। ड्रॉप कैप, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन एंड सिंबल, ये वाले ऑप्शंस हमें देखने हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम डेट एंड टाइम से। अगर हमें अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर डेट और टाइप को इंसर्ट करना है तो हमें किस ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा, डेट एंड टाइम ऑप्शन का। यहाँ पर जो डेट और टाइम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, तो पहले बात करते हैं कैसे इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट टैब पे जाना है, इंसर्ट टैब पे जाने के बाद आपको डेट एंड टाइम पे जाना है। डेट एंड टाइम पे जाएंगे तो आपसे वो पूछेगा कि किस फॉर्मेट में मैं डेट और टाइम को इंसर्ट करूं, या तो डेट इंसर्ट करूं या पर्टिकुलर टाइम इंसर्ट करूं या डेट टाइम दोनों इंसर्ट करूं। तो अभी तो मुझे सीखना है, देखना है, तो मैं डेट और टाइम दोनों इंसर्ट करवाता हूं, मतलब मैं इस फॉर्मेट में डेट को इंसर्ट करवा रहा हूं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको ओके कर दिया। तो जो करंट डेट और टाइम मेरे सिस्टम का यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर शो होने लगा। दूसरा एक तरीका होता है कि मैं इस पे जाऊं, मैं यही फॉर्मेट लेता हूं, पर यहाँ पे मैं इस पे टिक कर दूं, इस पे अपडेट ऑटोमेटिकली, और इसको मैं टिक करता हूं और इसको ओके करता हूं। तो इसमें अपडेट ऑटोमेटिक को टिक नहीं किया, इसमें अपडेट ऑटोमेटिक को टिक किया है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि इस डेट को कभी मुझे भविष्य में चेंज करना हुआ तो मुझे मैनुअली आके उसे चेंज करना पड़ेगा, उसे मुझे मैनुअली क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मतलब 8 को 10 है ना, और यहाँ पे टाइमिंग भी अपने हिसाब से सेट करनी पड़ेगी। बट इसका क्या फायदा है कि जैसे मैंने अभी ये फाइल को बंद कर दिया और मैं कल परसों जब भी आऊंगा तो जो भी सिस्टम की डेट और टाइम चल रही होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगी, मतलब ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी, मुझे उसे मैनुअली अपडेट करने की जरूरत नहीं होगी। तो कई जगह पे ऐसा होता है कि मैं लेटर ओपन करूं और ऑटोमेटिकली उस समय का जो भी सिस्टम का डेट और टाइम है वो मेरे सामने ऑटोमेटिक वहां पर आ जाए, मुझे उसे लिखना ना पड़े कि मैंने कब ये लेटर टाइप किया, कितने बजे टाइप किया, वो ऑटोमेटिकली वहां पर दिखाई देने लगे। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अपडेट वाला, ये वाला ऑप्शन, कोई भी डेट फॉर्मेट में और अपडेट ऑटोमेटिकली को टिक रखें और इसको इंसर्ट कर लें। और एक होता है मैनुअल तरीका कि हम अपने हिसाब से ही टाइम को सेट करेंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली सेट ना हो। तो देखिए जैसे यहाँ पे कितना दिखा रहा है 16:47, तो 10:16:47, यहाँ पर देखिए ये 18 हो गया, 16 चल रहा था 16 मिनट, अभी 18 हो गया। तो मैं इस वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव कर देता हूँ और इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और इसे दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखिएगा एक का डेट टाइम चेंज हो जाएगा और एक का नहीं होगा। इसको मैं बंद करता हूँ और इसको दोबारा ओपन करता हूँ। जैसे मैं इसे दोबारा ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 18 हो गया, क्योंकि डेट तो के लिए तो कल तक इंतजार करना पड़ेगा। तो टाइम पे इफेक्ट देखो, यहाँ पर क्या हो गया 18, पर यहाँ पे अभी भी 16 ही है, बट यहाँ पे सिस्टम की डेट देखो क्या है 10:18। मतलब ये वाली जो डेट और टाइम है ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब भी आप वर्ड फाइल ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, आपको उसे मैनुअली अपडेट करने की जरूरत नहीं है। जबकि ये इस तरह की डेट और टाइम है जिसे आपको मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। तो आपको सोचना है कि आपको किस तरह का डेट और टाइम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवाना है, मैनुअली वाला या ऑटोमेटिकली अपडेट वाला। अगली चीज आती है हमारे पास ऑब्जेक्ट। इसके थ्रू हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में अलग अलग सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करवा सकते हैं। और मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको एक एम्बेडिंग पेस्ट सिखाया था, पेस्ट स्पेशल में गया था और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन था इसे कहते थे एम्बेडिंग। तो एम्बेडिंग का मतलब क्या होता था कि अगर मैं किसी भी चीज जहां से मैंने कॉपी करी है उसको मैं एम्बेडिंग यहाँ पे पेस्ट करूंगा और जब मैं उस पर डबल क्लिक करूंगा तो उसकी सभी सुविधाएं मुझे वर्ड में रहते हुए मिल जाएंगी। तो इससे दिक्कत क्या है कि मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं मुझे एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिल जाए एक्सेल का जिसपे मैं डबल क्लिक करूं और उसकी सारी विशेषताएं मुझे यहाँ पे मिल जाएं और अपने अकॉर्डिंग में काम कर लूं उस पर। तो उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट इंसर्ट करने के लिए एक तरीका दिया गया है जिसे कहा गया ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं, एक्सेल, पावर पॉइंट भी है, पेंट ब्रश भी है, सब कुछ है, किसी का भी ऑब्जेक्ट ला सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, आप एक एक करके देखेंगे। एक्सेल का भी ऑब्जेक्ट है, चार्ट का भी ऑब्जेक्ट है,
पावर पॉइंट का भी ऑब्जेक्ट है, पावर पॉइंट भी होगा, ये देखिए पावर पॉइंट का भी ऑब्जेक्ट है, मतलब मैं उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो पावर पॉइंट के सारे मेनूज वगैरह यहाँ ओपन हो जाएंगे। तो मैं अभी एक्सेल का ही लेता हूँ, तो एक्सेल लिया और ओके किया, तो देखिए यहाँ पे एक एक्सेल का ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो गया। अब मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, यहाँ पे मैं एक्सेल से रिलेटेड काम करूं, सारे ऑप्शन देखिए एक्सेल से रिलेटेड अवेलेबल हैं, फॉर्मूला बार, जो भी मेनूज हैं ये भी एक्सेल के ही हैं। तो मैं वर्ड में रहते हुए एक्सेल पे काम कर सकता हूँ, और बाहर क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा, जैसे एम्बेडिंग में हो रहा था, लाइक एम्बेडिंग ही है, कुछ नहीं है, बस है कि वहां पे कॉपी पेस्ट करके एम्बेडेड बना रहे हैं और यहाँ पे डायरेक्ट एम्बेडेड बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर का ऑब्जेक्ट यहाँ इंसर्ट कर सकते हो, और जब आप उस ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करोगे तो उस सॉफ्टवेयर की सभी विशेषताएं आपके सामने शो होने लगेंगी। तो ये काम आप कहाँ कर सकते हो, आप देख लीजिएगा कि किस किस के ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो और उसे एक बार चेक कर लीजिएगा। दूसरा काम इससे क्या कर सकते हैं, इससे 3 काम कर सकते हैं, इस ऑप्शन के द्वारा 3 काम होते हैं। पहला काम, किसी भी सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्ट को अपने वर्ड में इंसर्ट करना, जिससे मैं उस पर डबल क्लिक करूं तो उसकी सभी सुविधाएं यहां मिल जाएं और उसको मैं यूज कर सकूं। दूसरा काम यहां पर होता है किसी भी फाइल को यहां पर लिंक करना, अटैच करना, सॉरी लिंक नहीं करना, क्या करना, अटैच करना। मैं ब्राउज पे गया, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे गया और मैंने जैसे कोई सी भी फाइल ले ली, लाइक मैंने ले ली ये बुक 1 और इसको मैंने ओके कर दिया और इसे मैंने ओके कर दिया, तो यहाँ पर ये बुक 1 फाइल का एक ऑब्जेक्ट बना देगा और इस फाइल में उसे अटैच कर देगा, ठीक है। अब ये कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, ये अटैचमेंट हुआ है। क्या होता है अटैचमेंट, तो जैसे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ लिंक टू फाइल और डिस्प्ले एज आइकन, आइकन के रूप में डिस्प्ले करना है या फाइल के रूप में उसे लिंक करना है, ये दोनों चीजें हैं। ब्राउज पे गया, कोई भी मैंने फाइल उठाई, जैसे मैंने एक्सेल की उठा ली या वर्ड की उठा ली, तो जैसे मैं उठा लेता हूँ ये एक्सेल की उठा लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अगर मैं लिंक एज फाइल कर दूंगा तो ये फाइल यहाँ पे लिंक की तरह बिहेव करेगी, और डिस्प्ले एज आइकन तो आइकन के रूप में होगा। अभी यहाँ पे आपने देखा मैंने इंसर्ट किया था तो मैटर आ रहा था उसके अंदर जो लिखा हुआ था, बट इसे टिक कर दूंगा तो इसको मैं आइकन के रूप में सेव कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे दिखा सकता हूँ, शो करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे कंटेंट नहीं दिखेगा उसके अंदर का, उसका एक आइकन दिखेगा। तो ये फाइल जो है बुक 1 जो मेरे डेस्कटॉप पर है, कहां पर, ये, इसको मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया। अब अटैच और लिंक में क्या अंतर होता है, ये काम तो मैं हाइपर लिंक से भी कर सकता था सर, इतना सारा इतना झंझट करने की क्या जरूरत है। यहाँ पे ये एक ही चीज के लिए 2 ऑप्शन दिए हैं कि मैं ऑब्जेक्ट पे जाऊं, फिर इस पे जाऊं और फिर अटैच करूं और लिंक बनाऊं, ये काम तो मैं हाइपर लिंक से भी कर सकता था। तो लिंक में और अटैचमेंट में ध्यान रखना, यहां से मैं फाइल को अटैच कर सकता हूं और यहां से लिंक कर सकता हूं। अटैचमेंट और लिंक में अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि मान के चलो मैंने यहां पर एक लिंक बनाई एक्सेल, जैसे मैंने हाइपर लिंक बनाई थी, इसको सेलेक्ट किया, लिंक बनाया और इसको किसके साथ लिंक कर दिया, एक्सेल या लिस्ट के साथ मैंने लिंक कर दिया। तो ये लिस्ट के साथ ही ये बुक 1 के साथ लिंक है, ठीक। तो ये लिंक है, तो इसके साथ मैंने कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा तो एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी जो लिस्ट वाली फाइल थी, डन। और इस पे भी क्लिक करूंगा तो सेम वही काम होगा, है ना, जो फाइल इस पे अटैच है वो ओपन हो जाएगी। इसमें और इसमें फर्क ये है कि अगर मैं जो इससे मैंने लिस्ट वाली को, अगर मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूं, मान के चलिए इसे मैं यहां से हटा देता हूं, डिलीट नहीं करता, जरूरत पड़ सकती है, मतलब इसका पाथ में चेंज कर देता हूं, इसको मैं उठा के यहां पे रख देता हूं, मतलब यहां से मैंने पाथ को गायब कर दिया, तो अब जो यहाँ पे पाथ सेट था वो गायब हो गया, मतलब इस पाथ पे list.excel फाइल नहीं है। तो जब मैं कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करूंगा तो बोल रहा है मैं फाइल को ओपन नहीं कर सकता। और जब मैं यहाँ पे बुक 1 वाली जो फाइल है, ठीक है, ये अटैच हुई है, तो अगर मान के चलिए ये जो बुक 1 वाली फाइल है इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसको भी कहीं पे दूसरी जगह पेस्ट कर देता हूँ, डिलीट नहीं कर रहा मैं, दोबारा जरूरत पड़ गई तो। और अब मैं क्या करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वो फाइल ओपन हो जाएगी, जबकि मैंने पाथ, मतलब ये क्या कर रहा है, ये पाथ के हिसाब से काम कर रहा है। लिंक क्या होती है कि किस पाथ पे कौन सी चीज रखी हुई है, तो अगर उस पाथ पे उससे वो चीज नहीं मिली तो वो उसे ओपन नहीं करेगा। जबकि अटैचमेंट क्या करता है, जैसे आप मेल जब करते हो तो फाइल को अटैच करते हो, लिंक नहीं करते। लिंक करोगे तो अगर आपका वो फाइल डेस्कटॉप से हट गया तो वो सामने वाले को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जब मैं लिंक कर रहा हूँ तो यहाँ पे पाथ दिख रहा है कि एक्सेल में ये क्या, फाइल के अंदर सी ड्राइव में यूजर के अंदर ICI भोपाल डेस्कटॉप लिस्ट, यहाँ पे फाइल पड़ी हुई है। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो उस लिंक की फाइल ओपन हो जाएगी, बट उस लिंक से मैंने उस फाइल को हटा दिया तो वो ओपन नहीं हो पाएगी,
क्योंकि वो उस पाथ में वो फाइल अवेलेबल ही नहीं है। जबकि अटैचमेंट में क्या है, वर्ड के अंदर ये फाइल आ गई है, वर्ड के अंदर क्या हो गई है, फाइल कॉपी हो गई है फाइल के अंदर, है ना, यहाँ पे अटैच हो गई है, मतलब इसकी लिंक नहीं बनी, ये ऑटोमेटिक इसके अंदर ही आ गई है, मतलब ये भी इसका वर्ड का ही एक पार्ट बन गई है, जबकि ये एक लिंक है। ठीक है, दोनों में ये अंतर है। तो अटैचमेंट में क्या होगा कि आप इस फाइल को कॉपी करके कहीं पे भी ले जाओ, जैसे आपने इस फाइल को कॉपी किया, मैंने आपको दिया और आपने कॉपी किया, तो कॉपी करके आप डेस्कटॉप पे इसको खोलोगे तो खुल जाएगा, क्योंकि ये इस वर्ड के साथ अटैच हो गई है। बट आप इस एक्सेल को लिंक पे क्लिक करोगे तो नहीं खुलेगा, क्योंकि आपके डेस्कटॉप पे list.xls फाइल बनी ही नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा। अगर मैं इस फाइल को आप